क्या गजब का ट्विस्ट था पिछले एपिसोड में। हमारे किन्मू ने उस खूंखार भगवान ड्रैगन रियरिंग सॉवरिन के सिर के सारे बाल ही जला डाले। जब उस भगवान ने अपने बालों को हजारों काले ड्रैगन्स में बदलकर हमला किया तो किन्मू ने उन्हें जिंदा जलाकर राख कर दिया। अब वो भगवान गुस्से से पागल हो चुका है और अपने खून से नए ड्रैगन्स बनाकर किन्मू की तलाश में निकल पड़ा है। और उधर किन्मू अपनी टीम के साथ जब ग्रैनी सी के घर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक सुनसान पहाड़ी अब सोने और महलों से सजा एक स्वर्ग बन चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा डर ये है कि ग्रैनी सी वहां नहीं है और किन्मू ने साफ कह दिया है कि अगर रात हो गई तो वहां ग्रैनी नहीं बल्कि वो खौफनाक ओल्ड डीमन ली तियानशिंग लौट कर आएगा। कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज के एपिसोड में रात होने वाली है। क्या किन्मू और उसकी टीम उस खौफनाक ओल्ड डीमन का सामना करेगी? और ये सोने का महल आखिर किसने बनाया है? चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 373 का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड। आसमान में गड़गड़ाहट गूंज रही थी और पूरा माहौल किसी आने वाले महाविनाश का संकेत दे रहा था। मूचिंगदाई ने चिंता भरी आवाज में पूछा, क्या यह जगह अंधेरे से घिरने वाली है? वरना हमें रात होने से पहले जाने की जरूरत क्यों है? चिन्मू बस हल्का सा सिर हिलाकर रह गया। उसने कुछ भी साफ साफ नहीं बताया। सब लोग डिवाइन हॉल के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। अभी कुछ पल पहले तक साफ नीला था और अब घने काले बादलों से ढक गया। ठंडी सर्दियों का मौसम था। इस समय तो बिजली और गर्जना बहुत ही कम होती थी, लेकिन यहां तो कुछ अलग ही हो रहा था। धीरे धीरे बादल इतने घने हो गए कि पूरा आसमान अंधेरे में डूब गया और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। सब लोग भागकर डिवाइन हॉल की छत के नीचे आ गए ताकि उस बर्फ जैसे ठंडे पानी से बच सके। लेकिन यह बारिश सामान्य नहीं थी। दर्जनों फ्लड ड्रैगन्स भी भागकर छत के नीचे आ गए और ब्रॉन्ज पिलर्स के चारों ओर लिपट गए। ड्रैगन किलिन दरवाजे पर ही लेटा हुआ था, आराम से झपकी ले रहा था क्योंकि वहां बारिश नहीं आ रही थी। तभी बक धीरे से उसके पास आया और अचानक अपने सींगों से उसे उछालकर बाहर फेंक दिया। ड्रैगन किलिन पूरी तरह भीग गया। वो गुस्से से उबल पड़ा, मुंह खोलकर वापस आया, लेकिन बक भी तैयार था, अपने बड़े बड़े सींग हिलाते हुए। दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली थी। तभी जमीन से भाप उठने लगी। लॉन्गयू ने हाथ बढ़ाकर बारिश का पानी पकड़ा और हैरानी से बोला, ये पानी गर्म है। चिन्मू का दिल धड़क उठा। उसने भी हाथ बढ़ाया। सच में बारिश का पानी उबलते पानी जैसा गर्म था। वो तुरंत डिवाइन हॉल से बाहर निकला, अपनी वाइटल एनर्जी से बारिश को अपने शरीर से दूर करते हुए। उसने ऊपर देखा। आसमान पूरी तरह काला था। बिजली बार बार चमक रही थी और गड़गड़ाहट इतनी तेज थी जैसे हजारों मील दूर कोई युद्ध चल रहा हो। लेकिन यह साधारण बिजली नहीं थी। ये आवाज कुछ और थी। वांग मुरान और बाकी लोग भी बाहर आ गए। सबने ऊपर देखा। बिजलियां आपस में टकरा रही थीं जैसे कोई भयंकर लड़ाई हो रही हो और बारिश और भी ज्यादा गर्म होती जा रही थी। चिन्मू ने अचानक पीछे मुड़कर चिल्लाया, फैटी ड्रैगन, उस बक को छोड़ दे। ड्रैगन किलिन ने तुरंत अपना जबड़ा ढीला किया। बक गुस्से में था, लेकिन जैसे ही वो हमला करने गया, ड्रैगन किलिन उसके ऊपर बैठ गया, जैसे कोई पहाड़ उसके ऊपर गिर गया हो। आसमान में गड़गड़ाहट और तेज हो गई। बिजली अब गेंदों की तरह घूम रही थी। चिन्मू ने अपनी नजरें तेज की। उसकी आंखों में जैसे कई परतें खुल गईं और फिर उसने देखा, बादलों के बीच कुछ आकृतियां लड़ रही थीं, तेज रफ्तार से कूदती हुई, भिड़ती हुई, जैसे देवता युद्ध कर रहे हों। वांग मुरान, लॉन्गयू और मुचिंगदाओ ने भी अपने डिवाइन आई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और जैसे ही उन्होंने देखा, सब दंग रह गए। अचानक काले बादल फट गए। एक विशाल डरावनी आकृति सामने आई। हाथों में दो बड़े चाकू। बिजली की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी खतरनाक लग रहा था। चिन्मू की आंखें फैल गईं। ग्रैंडपा बुच्चर, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बुच्चर, जो डिसेबल्ड एल्डरली विलेज में अक्सर पागल हो जाता था, जो विलेज चीफ तक पर हमला कर देता था, वही अब आसमान में देवताओं से लड़ रहा था और उसके हर वार से आसमान फट रहा था। चिन्मू समझ गया, ये बादल ग्रैंडपा बुच्चर के चाकुओं से फटे हैं। उनके वार इतने गर्म थे कि बादल उबल रहे थे और इसी वजह से बारिश भी उबलती हुई गिर रही थी। तभी
चिन्मू ने एक और दृश्य देखा। आसमान से एक पूरी जमीन उतर रही थी। पहाड़, नदियां, सब कुछ जैसे कोई दूसरा संसार नीचे गिर रहा हो। अबा, म्यूट ने गंभीर आवाज में कहा। चिन्मू ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, ये विलेज चीफ है। उसकी आंखों में चमक थी। विलेज चीफ भी ऊपर है, लेकिन वो किससे लड़ रहे हैं? अचानक वो विशाल जमीन पीछे हट गई और अगले ही पल टूट गई। पूरी की पूरी जमीन चूर चूर हो गई। चिन्मू स्तब्ध रह गया। विलेज चीफ की स्वॉर्ड स्किल टूट गई। उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। तभी आसमान कांप उठा। एक विशाल स्तंभ जैसा कुछ नीचे गिरा, लेकिन वो स्तंभ नहीं था। वो था एक भयानक जल भंवर जो भाले की तरह बना हुआ था। ग्रैंडपा ब्लाइंड की स्पीयर स्किल। चिन्मू का दिमाग सुन्न हो गया। ब्लाइंड, जो हमेशा बैम्बू केन से ही लड़ाई खत्म कर देता था, आज उसने पानी को भाले में बदल दिया था। इसका मतलब दुश्मन बहुत खतरनाक था। म्यूट का चेहरा गंभीर हो गया। वो धीरे धीरे डिवाइन हॉल के अंदर गया और अपना लकड़ी का चेस्ट उठा लाया। उसने चिन्मू की तरफ इशारा किया। आह आह! चिन्मू ने सिर झुकाया। ग्रैंडपा म्यूट, चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं मदद भी कर सकता हूं। मेरे पास इतने फ्लड ड्रैगन्स हैं। म्यूट हल्का सा मुस्कुराया, या शायद नहीं। चिन्मू थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, वो अभी भी ताकतवर हैं। म्यूट अचानक हवा में कूद गया और 10 गज ऊपर रुक गया, जैसे हवा में टिक गया हो। तभी चारों तरफ से ब्लड फ्लड ड्रैगन्स आने लगे, हर दिशा से, धीरे धीरे डिवाइन हॉल को घेरते हुए। धम! म्यूट जमीन पर उतरा और उसके पैरों के नीचे पत्थर टूट गए। उसने अपना चेस्ट जमीन पर रखा। वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंगूठे जितने बड़े सिल्वर पैलेट्स भरे हुए थे। उसकी पीठ पर एक बड़ा फर्नेस था, काला, बुझा हुआ। म्यूट ने दोनों हाथ जोड़े और अचानक फर्नेस में आग भड़क उठी। लपटें आसमान तक उठने लगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अंधेरे में भारी कदमों की आवाज आने लगी, धीमी लेकिन डरावनी। सांसों की आवाज भी भारी लेकिन बेकाबू। चिन्मू का दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ आने वाला था, बहुत खतरनाक कुछ। अंधेरे के भीतर से वो भारी कदमों की आवाज अब और करीब आ चुकी थी। हर एक कदम जैसे जमीन को हिला रहा था। सबकी सांसें थम गई थी। फिर सबसे पहले 2 विशाल फ्लड ड्रैगन्स दिखाई दिए। उनके सिर छोटे पहाड़ों जितने बड़े थे। लंबी गर्दनें अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। फिर उनके नुकीले पंजे दिखे और उसके बाद उनके ऊपर खड़ा एक आदमी। बारिश तेजी से गिर रही थी, उबलते पानी की तरह, और उस विशाल शरीर को धो रही थी जो अंधेरे से बाहर निकल रहा था। उसके शरीर की स्केल्स चमकने लगी, जैसे बिजली की चमक को अपने अंदर समेट रही हो। दोनों फ्लड ड्रैगन्स रुक गए। तभी एक बिजली चमकी और पूरा दृश्य साफ हो गया। वो था ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन। उसका सिर लगभग गंजा हो चुका था, बस कुछ बाल बचे थे। उसका चेहरा कोयले की तरह काला, उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसने ठंडी भारी आवाज में कहा, तुम मुझे रोकना चाहते हो? उसकी नजरें सीधे म्यूट पर जमी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें म्यूट के आर पार देख रही हों। बस तुम अकेले मुझे रोकने की हिम्मत रखते हो? उसकी आवाज अचानक गूंज उठी, जैसे गरजता हुआ आसमान। उस भोले दिखने वाले लड़के को मेरे हवाले कर दो जिसने मेरे सारे बाल जला दिए, और मैं तुम्हें पूरा शव दूंगा। म्यूट एक पल के लिए रुक गया। उसने सिर खुजाया। उसे समझ ही नहीं आया। तभी चिन्मू ने डिवाइन हॉल से अपना सिर बाहर निकाला और बिल्कुल ईमानदारी से बोला, ग्रैंडपा म्यूट, वो मेरी बात कर रहा है। फिर उसने ड्रैगन सोवेरेन की तरफ देखकर कहा, ड्रैगन सोवेरेन, आपके बाल मैंने जलाए थे, लेकिन जानबूझकर नहीं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। आपने ही मुझे ड्रैगन्स को खिलाने को कहा था, तो मैंने अच्छे से खिलाया। फिर वो मेरे पीछे पीछे आ गए। बाद में जब मैंने देखा कि आपके बाल मेरा पीछा कर रहे हैं, तो मुझे वो बहुत बदसूरत लगे और आपकी इमेज के लिए भी ठीक नहीं थे। इसलिए मैंने आपकी 3000 परेशानियों को जला दिया। एक पल के लिए ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन की आंखें फड़क उठी। उसका चेहरा और भी काला हो गया, लेकिन उसने अपनी नजर म्यूट से नहीं हटाई। उसे पता था जैसे ही उसने नजर हटाई, मौत उसके सामने होगी। उसने ठंडी हंसी हंसी, तो तुम फाउंडिंग एम्परर ईरा के बचे हुए हो। उसकी नजर अब म्यूट की पीठ पर लगे फर्नेस पर गई। तुम नकली सीलियन हेवन के हेवनली क्रिएटर के वंशज हो, है ना? उसकी आवाज में तिरस्कार था। तुम्हारे पूर्वजों को हेवनली क्रिएटर की उपाधि दी गई थी ताकि वो केयरफ्री विलेज बना सकें। फिर तुम लोगों ने परमिटा आर्क बनाई, लेकिन वो वहां पहुंच ही नहीं पाई। उसकी हंसी गूंज उठी।
हमने तुम्हें सबको सील कर दिया था। सोचा था कि तुम सब अंदर ही मर जाओगे। लेकिन उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कभी नहीं सोचा था कि कोई बाहर निकल आएगा। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम बोल क्यों नहीं रहे? म्यूट का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने बस एक इशारा किया। तभी चिन्मू फिर से बाहर आया और जोर से बोला, ड्रैगन सॉवरेन, वो आपको गाली दे रहे हैं। लेकिन मैं नहीं, वो दे रहे हैं। एक पल के लिए पूरा माहौल जम गया। ड्रैगन रीडिंग सॉवरेन का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके कानों के पास बैठे 2 फ्लड ड्रैगन्स धीरे धीरे खिसके और उसके कंधों पर आ गए। फिर उसके हाथों पर लिपट गए। उनकी स्केल्स ऐसे बदल रही थीं जैसे कोई जटिल मशीन काम कर रही हो। उसके कपड़ों के अंदर से 3 और फ्लड ड्रैगन्स निकले, धीरे धीरे बड़े होते हुए उसकी कमर और जांघों के चारों ओर लिपट गए। धम! ड्रैगन सॉवरेन नीचे कूदा। उसके पैरों के नीचे जमीन कांप उठी। जो 2 फ्लड ड्रैगन्स पहले उसके नीचे थे, अब सिकुड़कर 2 भारी गदाओं में बदल गए। उसने उन्हें अपने हाथों में पकड़ लिया। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा और अचानक उसकी ताकत फट पड़ी। जंगली, क्रूर, भयानक ड्रैगन स्ट्रेंथ। उसने दांत भींचे और गरजते हुए चिल्लाया, फेक सेलेस्टियल हेवन के मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स के बचे हुए कीड़े, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अगले ही पल वो अपनी दोनों गदाओं को उठाकर पूरी ताकत से म्यूट पर टूट पड़ा। बारिश उबल रही थी, आसमान फट रहा था और धरती पर एक भयंकर टक्कर होने वाली थी। ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं था। वो एक असली देवता का शरीर था। उसके चारों तरफ 5 विशाल फ्लड ड्रैगन्स लिपटे हुए थे, जैसे कोई जीवित कवच हो, और 2 उसके हाथों में हथियार बनकर तैयार थे। इस वजह से उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। हालांकि ड्रैगन राइडर सेक्ट उसी के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन उस सेक्ट के लोग सिर्फ अजीब किस्म के ड्रैगन्स और स्नेक्स को कंट्रोल कर सकते थे। वो खुद ड्रैगन्स की ताकत उधार लेकर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मगर ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन के पास एक खास कला थी, सीक्रेट्स ऑफ ड्रैगन कंट्रोल, जिससे वो फ्लड ड्रैगन्स की शक्ति खुद के अंदर खींच सकता था। और भी हैरानी की बात यह थी कि उसने अपनी ड्रैगन रियरिंग स्क्रिप्चर में भी सब कुछ नहीं लिखा था। उसने कुछ सबसे जरूरी टेक्निक्स छुपा ली थी। चिन्मू के पास जो स्क्रिप्चर था वो ड्रैगन राइडर सेक्ट से ज्यादा पूरा था, लेकिन उसमें भी सबसे खतरनाक बैटल टेक्निक्स गायब थी। जब ड्रैगन रियरिंग सॉवरेन ने फ्लड ड्रैगन्स को अपने दोनों हथियारों की तरह पकड़कर वार किया, तो उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि चिन्मू और बाकी सबके कानों में जोरदार धमाका गूंज उठा। एक पल के लिए सब बहरे जैसे हो गए। सिर्फ आवाज ही नहीं, उस वार ने आसपास की सारी हवा को खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरा हिस्सा स्पेस का अंदर की तरफ धंस गया हो और सारी हवा एकदम से गायब हो गई हो। यह किसी आम ताकतवर इंसान की लड़ाई जैसा बिल्कुल नहीं था। चिन्मू ने पहले भी कई बड़े एक्सपर्ट्स की लड़ाई देखी थी, कल्ट मास्टर्स की भिड़ंत, यहां तक कि इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर को भी विद्रोह दबाते देखा था। लेकिन उन सब के अटैक्स बाहर की तरफ फैलते थे, हर दिशा में विस्फोट करते थे। मगर ड्रैगन रीडिंग सॉवरेन अलग था। उसकी ताकत बाहर फैलती नहीं थी, बल्कि अंदर की तरफ सिमटती थी। उसकी हर ताकत एक ही जगह पर इकट्ठा होकर फूटती थी, बिना एक भी हिस्सा बेकार गए। यह ताकत की असली खूबसूरती थी, और ऐसी खूबसूरती सिर्फ वही समझ सकता था जिसने अपनी पूरी जिंदगी ताकत को चरम तक पहुंचाने में लगा दी हो। लेकिन उस वक्त चिन्मू और बाकी लोगों के पास यह सब सोचने का वक्त नहीं था। हॉल के अंदर की सारी हवा खिंच चुकी थी। उन सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके फेफड़ों की हवा भी बाहर निकल रही हो। भयानक दबाव उनके शरीर को कुचल रहा था, और दूसरी तरफ हवा के ना होने की वजह से उनका शरीर बाहर की तरफ फैलने लगा था। उनकी आंखें, दिल, फेफड़े सब जैसे फटने को तैयार थे। खून और पेशाब तक काबू से बाहर होने लगे। अचानक वो सब हवा के खिंचाव के साथ हवा में उठ गए। उनके हाथ पैर बेतहाशा हिल रहे थे, और वो सीधे ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन के हथियारों की तरफ खींचे चले जा रहे थे, जैसे खुद मौत की तरफ जा रहे हों। अगर वो उन ट्रंचन्स के नीचे पहुंच जाते तो चींटियों की तरह कुचल जाते। चिन्मू ने तुरंत एक हाथ से बक के मोटे सींग को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मूचिंगदाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। मूचिंगदाई के कपड़ों की लंबी पट्टियां उड़कर लॉन्गयू के पैरों में लिपट गईं, और लॉन्गयू ने वांग मुरान को पकड़ लिया। चारों एक सीधी लाइन में खींच गए। बक जमीन में अपने पैर गाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे खींचते जा रहे थे। तभी उस विशाल बक ने अपना मुंह खोला और ड्रैगन किलिन की पूंछ को जोर से काट लिया। गर्ज!
ड्रैगन किलिन दर्द से गरजा, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। चाहे खिंचाव कितना भी भयानक क्यों ना हो, वो जड़ की तरह अडिग खड़ा रहा। तभी बाहर से एक ऐसा धमाका हुआ कि पूरा संसार हिल गया। ड्रैगन रियरिंग सॉवेरेन का वार म्यूट से टकराया था। उस टक्कर की गूंज ने किनमू और बाकी सबको हवा में ही झकझोर दिया, जैसे हजारों बिजली एक साथ गिर गई हो। असल में यह सिर्फ आवाज नहीं थी, दोनों के शरीरों की ताकत ने स्पेस में लहरें पैदा कर दी थी। स्पेस खुद ऊपर नीचे डोल रहा था और उनके शरीर भी उसी के साथ हिल रहे थे। उनके मुंह से खून बहने लगा। स्पेस की लहरों के साथ उनके शरीर भी मरोड़ खा रहे थे। अंदर के अंग अपनी जगह से खिसक रहे थे, हड्डियां चरमराने लगी। बहुत ज्यादा ताकतवर, ड्रैगन किलिन चिल्लाया। मुझे उल्टी आने वाली है। कहिनमू और बाकी लोग खून उगलने के कगार पर थे और ये मोटा ड्रैगन अभी भी बोल रहा था। तभी बाहर से एक तेज चमक फूटी, इतनी तेज कि सबकी आंखें चौंधिया गईं और अगले ही पल सब कुछ काला। इतनी रोशनी थी कि अंधेरा बन गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबने तुरंत अपने प्यूपिल डिवाइन आर्ट्स का इस्तेमाल किया ताकि आंखें खराब ना हो। धड़ाम! उनके शरीर जमीन पर गिरे, लेकिन अगले ही पल दूसरी टक्कर की लहर आ गई। इस बार वो थोड़ी दूर थी, लेकिन जमीन समंदर की तरह लहराने लगी। ड्रैगन किलिन जैसे भारी शरीर को भी उछाल दिया गया। धप धप धप! चिनमू और बाकी सब छत से जा टकराए। चिनमू दर्द से कराह उठा। ये महल किसने बनाया है? इतना मजबूत! उसके मुंह से खून निकला, जिसे उसने वापस निगल लिया। पहले उसने कितने ही महल तोड़े थे, सेंट अराइवल, माउंटेन, इंपीरियल पैलेस, गोल्डन पैलेस, यहां तक कि ड्रैगन वैन भी तोड़ डाली थी। लेकिन ग्रैनी सी का ये महल अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। उनकी हड्डियां टूटने को थीं, लेकिन छत पर एक खरोंच तक नहीं आई। तीसरी टक्कर आई और वो सब वापस जमीन पर गिर पड़े, एक दूसरे के ऊपर। सबसे नीचे मूचिंग दाई, फिर वंग मुरान, लॉन्ग यू, छिनमू, बक और सबसे ऊपर ड्रैगन किलिन। जब सब उठे तो देखा मूचिंग दाई बेहोश हो चुकी थी। किनमू ने तुरंत उसका मुंह खोला और ड्रैगन सलाइवा की एक बोतल उसके अंदर डाल दी। तभी वो बच पाई। इसके बाद चौथी और पांचवी लहरें आईं। हर बार स्पेस उनके शरीर को खींचता, दबाता, फैलाता। कभी पतले लोग मोटे दिखने लगते, कभी मोटे लोग पतले। ड्रैगन किलिन का पेट तक गायब हो गया। आखिरकार पांचवी लहर के बाद सब शांत हो गया। सबने राहत की सांस ली। देवताओं की लड़ाई इंसानों के लिए सजा होती है, किसी ने धीरे से कहा। तभी बाहर से अजीब आवाज आई, मां हां, मां हां। छिनमू का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना गोल्डन फ्लूट निकाला और तभी छत से सैकड़ों ब्लड फ्लड ड्रैगन्स कूद पड़े। लाल रंग के, डरावने, चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने। छिनमू ने फ्लूट बजाना शुरू किया और ब्रॉन्ज पिलर्स पर लिपटे फ्लड ड्रैगन्स नीचे उतरकर उनकी रक्षा में खड़े हो गए। अंदर सबकी सांसें थम गई थी। ये ब्लड फ्लड ड्रैगन्स देवता के खून से बने थे। उनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। किनमू ने पहले भी देवता का खून देखा था, लेकिन इतने सारे और इतने खतरनाक पहली बार। बाहर वो ब्लड फ्लड ड्रैगन्स तेजी से घूम रहे थे, जैसे भूखे शिकारी मौके का इंतजार कर रहे हों। अचानक एक ने दहाड़ मारी और अगले ही पल सारे अंदर कूद पड़े। छिनमू की फ्लूट गूंज उठी और उसके कंट्रोल वाले फ्लड ड्रैगन्स भी दहाड़ते हुए उनसे भिड़ गए। भयानक लड़ाई छिड़ गई। कुछ ही पलों में कई ब्लड फ्लड ड्रैगन्स टुकड़ों में बंट गए, खून की धुंध बनकर उड़ गए। असल फ्लड ड्रैगन्स उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। धीरे धीरे बाहर की आवाजें शांत होने लगी, सिर्फ बारिश की टप-टप और फ्लूट की मधुर धुन। फिर फ्लूट भी शांत हो गई। बारिश तेज सुनाई देने लगी। सब लोग डरे हुए खड़े थे। तभी एक फ्लड ड्रैगन धीरे धीरे पीछे हटता हुआ हॉल में आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चिनमू का दिल डूब गया। ये डरकर पीछे हट रहे थे। बाहर कौन है? लॉन्गयू की आवाज कांप रही थी। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई, धम धम धम, जैसे कोई उनके दिलों पर कदम रख रहा हो। चिनमू ने फिर फ्लूट बजाई, लेकिन इस बार सारे फ्लड ड्रैगन्स जमीन पर सिर झुकाकर स्थिर हो गए। कोई हिला तक नहीं। चिनमू के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और तभी हॉल के दरवाजे पर एक विशाल आकृति दिखाई दी। वो था ड्रैगन रियरिंग सॉवरेन, पूरा का पूरा खून से बना हुआ। ड्रैगन किलिन उसे देखते ही ढेर हो गया। हिलने की हिम्मत तक नहीं हुई। चिनमू की आंखें सिकुड़ गईं। ड्रैगन रियरिंग सॉवरेन के सामने ये सारे फ्लड ड्रैगन्स और ड्रैगन किलिन सब दब गए थे। उसके शरीर से निकलती एक अजीब सी ऑरा
सबको डर से जकड़ रही थी। ड्रैगन रियरिंग सॉवरेन ने अपनी खून से सनी दांत दिखाए और ठंडी आवाज में बोला, जिस ब्लैक मैथ को तुमने बुलाया था उसकी ताकत सच में शानदार है। उसकी लाल आंखें चिन्मू पर टिक गईं। लेकिन वो तुम्हें बचा नहीं सकता, उसने धीरे से कहा। छोटे, फिर से एक ऑनेस्ट स्माइल दिखाओ मुझे। चिन्मू ने जबरदस्ती मुस्कान बनाई और जोर से चिल्लाया, सिर्फ देवता के खून का ढेर है ये। सब मिलकर इसे खत्म कर देते हैं, ये मुस्कान नहीं है। ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन ने किन्मू के चेहरे को ध्यान से देखते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो किन्मू को पूरी तरह पढ़ चुका हो। पहले तुम्हारी मुस्कान ऐसी होती थी कि सामने वाला अपनी सारी सावधानी छोड़ देता था, चाहे तुम्हारे हाथ में चाकू ही क्यों ना हो और तुम उसके दिल में घोंप दो, फिर भी वो सतर्क नहीं हो पाता। लेकिन अब ये जो तुम दिखा रहे हो, ये सिर्फ एक जबरदस्ती की मुस्कान है, नकली मुस्कान। दिल से निकली हुई सच्ची मुस्कान नहीं है ये। उसकी बात सुनते ही वांग मुरान, मू चिंगदाई और लॉन्ग यू तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। यहां तक कि पास खड़ा वो विशाल हिरण भी डर से आंखें फाड़कर देखने लगा। असल में उन्होंने चिन्मू के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन फिर भी वे उसे अपना दोस्त मानते थे। उसके साथ रहते हुए ये भूल जाना बहुत आसान था कि वो सिर्फ ह्यूमन एम्परर ही नहीं, बल्कि हेवनली डेविल कल्ट मास्टर भी है। हेवनली डेविल कल्ट का सबसे बड़ा शैतान। लेकिन किन्मू के साथ रहते हुए ये सब बातें जैसे धुंधली पड़ जाती थीं। चाहे वो हेवनली डेविल कल्ट मास्टर हो या ह्यूमन एम्परर, उनके लिए वो बस एक भरोसेमंद दोस्त था। लेकिन ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन की बातों ने जैसे उनके अंदर की सच्चाई को झकझोर दिया। लॉन्ग यू के मन में ख्याल आया, जैसा कि सुना था, सच में हेवनली डेविल कल्ट मास्टर वैसा ही है, तभी लोग उसे बूढ़ा शैतान कहते हैं। इस पीढ़ी का ह्यूमन एम्परर वाकई समझ से परे है। यहां तक कि ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन जैसा देवता भी उसके सामने मात खा गया। किन्मू ने धीरे से सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ड्रैगन सोवेरेन, आप मुझे ज्यादा ही डरावना बना रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के खिलाफ कभी साजिश नहीं करता। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि जो भी उसे देखता तुरंत उस पर भरोसा कर लेता। वांग मुरान और बाकी लोगों के दिल की बेचैनी भी उसी पल गायब हो गई। लेकिन तभी ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन ठहाका मारकर हंस पड़ा। हां, यही है असली दिल से निकली हुई सच्चाई। इतनी मासूम मुस्कान की थोड़ी शर्म भी झलक रही है, और उसी के पीछे तुमने मेरी ड्रैगन सेना चुरा ली। अचानक उसका पूरा शरीर भयानक ऊर्जा से भर गया। हवा के तेज झोंके चारों तरफ फैल गए और दीवारों से टकराकर ऐसे गूंजे जैसे समुद्र की लहरें चट्टानों को तोड़ रही हों। चिन्मू का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक को सक्रिय किया। उसका शरीर एकदम तन गया। उसी पल उसकी तलवार की म्यान खुली और केयरफ्री सोर्ड बिजली की तरह निकलकर उसके सामने आ गई। अगले ही पल धड़ाम, चिन्मू हवा में उछलकर पीछे की ओर फेंका गया। उसने हवा में अपने पैरों को तेजी से घुमाया और क्रिपल्स हेवन पिल्फरिंग डिवाइन लेग्स का इस्तेमाल किया ताकि उस ताकत को कम कर सके। लेकिन ड्रैगन रीडिंग सॉवरेन की शक्ति इतनी भयानक थी कि वो पूरी तरह उसका असर खत्म नहीं कर पाया। आखिरकार वो पीछे की दीवार से जा टकराया। वांग मुरान, मू चिंगदाई और लॉन्ग यू ने बिना एक पल गंवाए हमला कर दिया। तीनों ने अपनी सबसे ताकतवर डिवाइन आर्ट्स एक साथ छोड़ दी। तीनों लिटिल जेड कैपिटल के शिष्य थे और वहां शिष्य चुनने का तरीका बेहद सख्त था। पहले दुनिया में घूमकर सबसे योग्य युवाओं को ढूंढा जाता था, फिर उनके स्वभाव, धैर्य, समझ और क्षमता की परीक्षा ली जाती थी। अनगिनत परीक्षणों के बाद ही उन्हें शिष्य बनाया जाता था, इसलिए उनकी नींव बेहद मजबूत थी। 6 डायरेक्शंस रियलम में उनसे आगे निकलना आसान नहीं था। लॉन्ग यू की आंखों से 2 तलवार जैसी रोशनी निकली, एक सीधी, एक आड़ी। हेवनली आइज स्वॉर्ड हार्ड। मू चिंगदाई ने स्ट्रेंज डाओ स्ट्रिक्ट जिया स्क्रिप्चर्स का प्रयोग किया। उसका हाथ उठते ही हजारों किरणें एक विशाल हथेली में बदल गईं। और वांग मुरान, उसका रास्ता अलग था। अपने गुरु वंडरर जेन की मौत के बाद उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसने कई तरह की तकनीकें सीखी थीं खुद को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन तीनों के हमले ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन को छू भी नहीं पाए। वो इतना तेज था कि जो दिख रहा था वो सिर्फ उसकी परछाई थी। और तभी ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन ने उनकी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो सीधे किन्मू की ओर झपटा, इतनी तेजी से कि तीनों उसका पीछा भी नहीं कर सके। तभी धम, वो विशाल हिरण उसके सामने आ गया, अपने सींगों से हमला करते हुए।
दफा हो जा जानवर। एक जोरदार आवाज गूंजी और हिरण हवा में उछलकर दीवार तोड़ते हुए बाहर जा गिरा। आंखें खोलो, वांग मुरान चिल्लाया। तभी सबको समझ आया, सिर्फ नंगी आंखों से वो उसे देख ही नहीं सकते। उन्होंने तुरंत अपनी प्यूपिल डिवाइन आर्ट्स सक्रिय की, लेकिन तब तक ड्रैगन रियरिंग सॉवरेन फिर से गति पकड़ चुका था, और इस बार और भी खतरनाक। उधर चिनमू ने अपने गले में आया खून निगल लिया। उसके टाउटी सैक से हजारों उड़ती तलवारें आसमान में उठी, और उसी क्षण उसने सोर्ड ट्रेडिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स चला दिया। पहला वार जैसे ही फैला, आसमान में तलवारों की चमक फैल गई, लेकिन ड्रैगन रियरिंग सॉवरेन ने बिना रुके उसे सीधे अपनी ताकत से चीर दिया। उसके सामने पहाड़ और नदियां जैसे कागज की तरह टूट गईं, लेकिन उसी पल चिनमू की आंखों में चमक आई। यही मौका है। उसकी केयरफ्री सोर्ड बिजली की तरह आगे बढ़ी। वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसे पता था, सीधे मुकाबले में वो जीत नहीं सकता। वांग मुरान और बाकी भी उसी स्तर पर थे, और वो विशाल हिरण भी ड्रैगन किलिन से कमजोर था। ऊपर से बाकी फ्लड ड्रैगन्स ड्रैगन रियरिंग सॉवरेन की आभा से डरकर कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तो जीतने का एक ही तरीका था, चालाकी। सोर्ड पिक्चर से उसकी नजरें रोकना और उसी के पीछे छिपकर केयरफ्री सोर्ड से अचानक वार करना। जैसे ही ड्रैगन रियरिंग सॉवरेन ने सोर्ड पिक्चर को तोड़ा, उसे सामने एक ठंडी चमक दिखी। वो चौंका और तुरंत अपने माथे के सामने हाथ ले आया, लेकिन छर्र, केयरफ्री स्वॉर्ड ने उसके हाथ को भेद दिया और सीधे उसके माथे को चीरती हुई उसके दिमाग तक पहुंच गई। ये किन हांजन की डिवाइन स्वॉर्ड थी। इसकी धार को कोई रोक नहीं सकता था। ड्रैगन रियरिंग सॉवरेन एक पल के लिए जड़ हो गया, लेकिन अगले ही पल केयरफ्री स्वॉर्ड पीछे से घूमकर उसके दिल की ओर बढ़ी और उसकी नोक उसके सीने से बाहर निकल आई। चिनमू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने तलवार में भरी डिवाइन एनर्जी को नियंत्रित किया और जोर से चिल्लाया, आओ। 8000 तलवारें आसमान से गिर पड़ी। क्षण भर में ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन गायब हो गया और उसकी जगह एक विशाल गोल तलवारों का गोला बन गया। हर तलवार का हैंडल एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जैसे कोई परफेक्ट गोल सुनहरा गोला। चिनमू ने गहरी सांस ली और अपने मुंह का खून बाहर थूक दिया। वांग मुरान और बाकी दो भी उसके पास पहुंचे और उस गोल गोले को देखकर राहत की सांस ली, लेकिन तभी कड़क, उस गोले में दरारें आने लगी। तलवारों के जोड़ ढीले पड़ रहे थे। जल्दी हटो, चिनमू जोर से चिल्लाया और खुद बाहर भागा। तीनों भी तुरंत मुड़े और अगले ही पल धड़ाम, वो विशाल तलवारों का गोला फट पड़ा। हजारों तलवारें चारों ओर बिखर गईं। उनके बीच ड्रैगन रियरिंग सॉवरेन खड़ा था। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी और उसके शरीर पर बस थोड़ा सा खराब खून लगा था, जो केयरफ्री स्वॉर्ड के अंदर छुपी डिवाइन एनर्जी से निकला था। किनमू का हमला बेहद खतरनाक था। अगर उसने अपने शरीर को खून से ढककर बचाव नहीं किया होता, तो वो उसी वार में मर चुका होता। अब तलवारें पीछे से बवंडर की तरह उनकी ओर आ रही थीं। 8000 तलवारें, और उनकी गति पहले से कई गुना तेज। चीर! मू चिंगदाई बच नहीं पाई। एक तलवार की रोशनी ने उसे भेद दिया और वो एक कांस्य स्तंभ से जा टकराई, सीधे उस पर कील की तरह जड़ गई। उसकी ताकत और तकनीक होने के बावजूद इतनी तेज और इतनी ज्यादा तलवारों से बचना असंभव था। लेकिन किस्मत से ये तलवारें चिनमू की थीं। ड्रैगन रियरिंग सॉवरेन के पास मैजिक पावर नहीं थी, इसलिए वो इन तलवारों की पूरी ताकत नहीं निकाल पा रहा था, वरना वो उसी पल मर जाती। फिर भी उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। उसी समय लॉन्ग यू और वांग मुरान की चीखें गूंजी। एक दीवार पर कील की तरह टंगा था और दूसरा जमीन में धंसा हुआ। चिनमू भी नहीं बच पाया। एक तलवार की रोशनी उसके सीने को चीर गई। उसने तुरंत अपना दिल खिसका दिया। बस एक बाल भर से उसकी जान बची, लेकिन फिर भी वो महल के दरवाजे की बीम पर टंगा रह गया, ऊंचाई पर लटकता हुआ। बाहर से वो विशाल हिरण फिर अंदर घुसा, लेकिन जैसे ही आया, दर्जनों तलवारों ने उसे फिर से उड़ा दिया। चिनमू के होठों से खून बह रहा था, लेकिन उसने दांत भींचकर अपनी वाइटल की को घुमाया और जोर से चिल्लाया, तुम्हें ट्रू ड्रैगन लॉर्ड चाहिए ना? ले लो। उसने अपने टाओटी सैक से एम्परर्स डिस्क निकाला और पूरी ताकत से ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन की ओर फेंक दिया। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे इन 3 दोस्तों को छोड़ देना। उसकी आवाज में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। लिटिल जेड कैपिटल के तीनों शिष्य दंग रह गए। लॉन्ग यू के मन में अपराध बोध उमड़ आया। मैंने ह्यूमन एम्परर के बारे में गलत सोचा। वो तो अपने दोस्तों के लिए इतना वफादार है। उधर
एम्परर्स डिस्क उड़ते हुए ड्रैगन रीडिंग सॉवरेन के पास पहुंचा। वो अब एक ड्रैगन जेड के रूप में बदल चुका था, जिस पर अनगिनत चिन्ह और चित्र घूम रहे थे। ट्रू ड्रैगन लॉर्ड ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन की आंखों में लालच चमक उठा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। वो हंसते हुए बोला, ये तो पहले से ही मेरा था। तुम देते या ना देते, मैं तुम्हें मारकर ले ही लेता। अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने झटके से एम्परर्स डिस्क फेंक दिया। तुमने इसमें जहर मिला दिया। उसकी आवाज गूंज उठी। अगले ही पल उसका शरीर पिघलने लगा, जैसे गर्म तवे पर बर्फ गिर गई हो। वो तेजी से छोटा होता जा रहा था। उसके पैरों के नीचे खराब खून का एक तालाब बन गया। आह! वो दर्द से चिल्लाया। उसके शरीर पर फफोले निकलने लगे और उन फफोलों से छोटे छोटे फ्लड ड्रैगन्स के सिर बाहर आने लगे। वे चिल्लाते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ आधे शरीर के साथ बाहर निकले, जबकि कुछ पूरी तरह पिघल गए। वांग मुरान, लॉन्ग यू और मू चिंगदाई तीनों स्तब्ध रह गए। उनका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। उधर किन मू ने खुद को पकड़े हुए तलवार को खींचने की कोशिश की, लेकिन बीम बहुत मजबूत थी। फिर उसने तुरंत फैसला लिया। धड़! उसने खुद को आगे धक्का दिया। तलवार उसके शरीर को पूरी तरह चीरती हुई बाहर निकली और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो खड़ा हुआ। उसकी आंखों में दर्द के आंसू थे। उसने जल्दी जल्दी ड्रैगन स्लाइवा अपनी चोटों पर डाला और पूरी गंभीरता से बोला, अगर मैं जीत नहीं सकता तो जहर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, जैसे ये कोई बहुत ही साधारण और सही बात हो। वांग मुरान और बाकी लोग फिर से स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा चिन्मू के लिए यह उतना ही सामान्य है जितना खाना खाना या सोना। लॉन्ग यू ने मन ही मन सोचा, जिसने इस ह्यूमन एम्परर को सिखाया है वो लोग शायद अच्छे नहीं थे। ज्यादातर लोगों की नजर में जहर का इस्तेमाल करना तब जब कोई सामने वाले से जीत नहीं सकता बहुत ही नीच हरकत मानी जाती थी। यही वजह थी कि पुराने समय में जेड फेस पॉइजन किंग ने अनगिनत लोगों को गुस्से से भर दिया था। लेकिन किन मू के लिए यह बात बिल्कुल अलग थी। उसकी नजर में अगर तुम किसी से लड़ नहीं सकते और वो फिर भी तुम्हें मारने आ रहा है तो उसे जहर देना बिल्कुल सही जवाब है। उसके हिसाब से यह भी एक तरह की ताकत थी, एक हुनर। वो सोचता था, अगर मैं तुझसे सीधा मुकाबला नहीं कर सकता और तू फिर भी मुझ पर हमला करता है तो तुझे जहर देना बिल्कुल जायज है। और सच भी यही था। शुरुआत से ही यह लड़ाई बराबरी की नहीं थी। ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन खुद हाई हेवंस का देवता था। उसका यह शरीर जो ताजे खून से बना था, उसकी ताकत भी आसमान छू रही थी। सेलेस्टियल बीइंग रियलम के ताकतवर लोग भी उसके सामने टिक नहीं सकते थे। तो चिनमू और उसके साथी तो बिल्कुल भी नहीं। जब सामने देवता हो तो जहर देना कोई गलत बात नहीं थी। चिनमू ने जो जहर इस्तेमाल किया था वो था 3 ब्रेक पाउडर, जो उसने वेस्ट अर्थ की पॉइजनर म्यू यिंगशु के साथ लड़ाई के दौरान बनाया था। यह उसकी अच्छी आदत थी कि जब भी वो कोई दवा या जहर बनाता तो जरूरत से ज्यादा बनाता, ताकि बाद में भी काम आ सके। और आज वही आदत उसकी जान बचाने वाली थी। उसने एम्परर्स डिस्क पर यही 3 ब्रेक पाउडर लगा दिया था। यह जहर इतना खतरनाक था कि यह 5 तत्वों को उलट देता था, यिन और यांग को बिगाड़ देता था और शरीर, आत्मा और आत्मिक ऊर्जा तीनों को तोड़ देता था। इसलिए इसका नाम पड़ा 3 ब्रेक पाउडर। यह जहर पहले लोनली माउंटेन रिज रूट डीमन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था, जहां देव और दानव के खून को खत्म करने के लिए इसे खास तौर पर बनाया गया था। तो ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन जैसे देवता के खून के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन एक फर्क था, उस समय रूट डीमन हिल नहीं सकता था, इसलिए उसे जहर देना आसान था। लेकिन ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन तो आजाद था। इसलिए काइन मू ने चालाकी से एम्परर्स डिस्क पर जहर लगाया, ताकि जैसे ही वो उसे छुए, बस खेल खत्म। अब हालात ये थे कि छोटे छोटे ब्लड फ्लड ड्रैगन्स चारों तरफ भाग रहे थे जहर से बचने के लिए। किन मू ने बिना समय गंवाए चिल्लाया, अगर हमने इस देवता के खून को पूरी तरह खत्म नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। उसकी 8000 उड़ती तलवारें पूरे हॉल में फैली हुई थीं। लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वो सबको वापस बुला सके। उसने अपनी वाइटल क्यूआई को धागे में बदला और केयरफ्री सोर्ड को खींचकर निकाल लिया, जो खंभे में घड़ी हुई थी। यह तलवार बाकी तलवारों से अलग थी, बेहद तेज, बेहद खास। चिनमू ने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और जमीन पर भागते उन छोटे छोटे ड्रैगन्स पर हमला करने लगा। उधर लॉन्ग यू भी दर्द से कराह रहा था। उसके सीने में भी तलवार घुसी हुई थी। उसने चिनमू को देखकर वही तरीका अपनाया। तलवार के हत्थे पर जोर से मारा और तलवार उसके सीने को पार करती हुई बाहर निकल गई। आहा!
वो दर्द से चीख उठा, लेकिन फिर भी उसने दांत भींच लिए। तभी चिनमू ने उसकी तरफ 2 जेड बॉटल्स फेंकी, ड्रैगन सलाइवा से भरी हुई। लॉन्ग यू ने बिना सोचे समझे बोतलें तोड़ दी और उस लार को अपने घाव पर डाल दिया। अगले ही पल उसका मांस वापस बनने लगा। हालांकि वो दर्द और खुजली असहनीय थी, लेकिन उसके पास समय नहीं था। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और उन छोटे ड्रैगन्स को मारने लगा। वांग मुरान और मूचिंग दाई ने भी खुद को आजाद किया, हालांकि इस प्रक्रिया में उनका भी मांस और खून बहा। चिनमू ने उन्हें भी ड्रैगन सलाइवा दी और उन्होंने बिना देर किए अपने घावों पर लगा ली। सावधान रहना, चिनमू चिल्लाया। इस खराब खून पर पैर मत रखना। मेरा जहर इतना खतरनाक है कि मैं खुद भी इसका इलाज नहीं कर सकता। तीनों तुरंत सतर्क हो गए। अब चारों ऐसे लड़ रहे थे जैसे खरगोश कूदते हैं और बाज झपटते हैं, तेज, सटीक, खतरनाक। लेकिन फिर भी वो इन सब को खत्म नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये साधारण क्रीचर्स नहीं थे, ये देवता के खून से बने थे। जैसे ही वो इन्हें मारते, ये फिर से बन जाते। सिर्फ चिनमू की केयरफ्री स्वॉर्ड ही इनका कुछ हिस्सा पूरी तरह खत्म कर पा रही थी। चिनमू चिल्लाया, अपनी ताकत मुझे दो, हम सब मिलकर इस तलवार को चलाएंगे। वांग मुरान, मूचिंग दाई और लॉन्ग यू ने तुरंत अपनी शक्ति को धागों में बदलकर केयरफ्री स्वॉर्ड में डाल दिया। अचानक तलवार की ताकत कई गुना बढ़ गई। चिनमू ने उसे कंट्रोल किया। तलवार बिजली की तरह चली और सारे ड्रैगन्स के सिर काट दिए। फिर उसने ड्रिल स्वॉर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया। तलवार जमीन पर चांदी के ड्रैगन की तरह घूमी और बिना सिर वाले शरीरों को चीर कर रख दिया। कुछ छोटे ड्रैगन्स डर के मारे खुद में सिमट गए और जब वो रुके तो अचानक गायब हो गए और उनकी जगह एक छोटा सा ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन खड़ा था, सिर्फ 1 फुट लंबा। चारों के चेहरे पर खुशी फैल गई। अब मिला मजा। लेकिन अगले ही पल वो छोटा सा शरीर गायब हो गया और धड़ाम, लॉन्ग यू के पैर की हड्डी टूट गई। आंखें खोलो, वांग मुरान चिल्लाया। उसने अपनी डिवाइन आइज एक्टिवेट की, लेकिन वो बस एक धुंधली परछाई देख पा रहा था, इतनी तेज कि पकड़ में ही नहीं आ रही थी। चिनमू बार बार तलवार से हमला कर रहा था, लेकिन हर बार बस एक बाल की दूरी से चूक जाता। सीनियर सिस्टर, सावधान! और तभी ड्रैगन रीडिंग सॉवरेन अचानक मूचिंग दाई के पास प्रकट हुआ और उस पर जोरदार मुक्का मारा। मूचिंग दाई जोर से चीखी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसके सैश हवा में लहराए और पल भर में ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन की बाह के चारों तरफ लिपट गए। उसी वक्त उसने पलटवार करते हुए अपनी हथेली से जोरदार प्रहार किया। ठीक उसी समय चिनमू भी वहां पहुंच गया। उसने तुरंत ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक और 9 ट्रांसफॉर्मेशन 3 कंडीशंस मिस्ट्री टेक्निक को एक साथ चलाया। उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा और देखते ही देखते वो भी 1 फुट का छोटा इंसान बन गया। उसके हाथ में केयरफ्री स्वॉर्ड अब सिर्फ 3 इंच लंबी रह गई थी, लेकिन उसकी धार अभी भी उतनी ही खतरनाक थी। सीधे भिड़ना मत, चिनमू ने चिल्लाकर कहा। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। धड़ाम! मूचिंग दाई की हथेली से खून फूट पड़ा। उसका हाथ बुरी तरह कुचल गया था। चिनमू हवा में तेजी से घूमते हुए अपनी तलवार से लगातार वार करने लगा, लेकिन ड्रैगन रियरिंग सॉवरेन एक परछाई की तरह हर वार से बचता जा रहा था। वांग मुरान ने अपनी चीख को जाल की तरह फैलाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो खुद ही उछलकर दूर जा गिरा। लॉन्ग यू, जो एक पैर पर खड़ा था, दर्द सहते हुए मूचिंग दाई के पास पहुंचा और तीनों के साथ मिलकर हमला करने लगा। चिनमू ने तुरंत चिल्लाया, इसका शरीर बहुत छोटा है, इसलिए इसे मारना मुश्किल है। तुम सब भी अपने शरीर छोटे करो। मूचिंग दाई ने तुरंत स्ट्रेंज डाउ स्ट्रिक्ट जिया टेक्निक का इस्तेमाल किया। पल भर में उसका शरीर भी सिकुड़ गया और वो 1 फुट की छोटी लड़की बन गई। उसके लंबे बाल जमीन तक घिसट रहे थे। दूसरी तरफ वांग मुरान ने भी अपना शरीर छोटा कर लिया। अब तीनों छोटे योद्धा हवा में बिजली की तरह घूम रहे थे। सिर्फ लॉन्ग यू ही ऐसा था जिसके पास यह तकनीक नहीं थी। वो एक पैर पर खड़ा रहा और अपनी हेवनली आइज स्वॉर्ड हार्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसकी आंखों से तलवार जैसी रोशनी निकल रही थी, जो हर हरकत के साथ घूम रही थी। लेकिन इतनी तेजी के बावजूद वो ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन को पकड़ नहीं पा रहा था। उसे बस 4 छोटी छोटी आकृतियां आसमान में चमकती नजर आ रही थीं। बहुत तेज है, यह अच्छा नहीं है। लॉन्ग यू के मन में डर पैदा हुआ। तभी ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन सीधे उसकी तरफ बढ़ा। लॉन्ग यू ने घबराकर एक पैर से छलांग लगाई, लेकिन उसी पल कड़क, उसकी दूसरी टांग भी अजीब कोण में मुड़ गई। खत्म, उसके मन में ख्याल आया। धड़ाम, वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। दर्द इतना भयानक था
कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसी वक्त ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन उसके पीछे प्रकट हुआ और उसकी लात सीधे उसके सिर की तरफ बढ़ी। अगर ये वार लगता तो लॉन्ग यू का सिर चकनाचूर हो जाता, लेकिन तभी 3 इंच की केयरफ्री सोर्ड बिजली की तरह चमकी और ड्रैगन रीडिंग सॉवरेन के पैर को भेद दिया। उसका वार चूक गया। लॉन्ग यू ने राहत की सांस ली और तुरंत अपनी गर्दन को 180 डिग्री पीछे मोड़ दिया। उसकी आंखों से तलवार जैसी किरणें निकली और ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन को जोर से उड़ा दिया। मैंने पूरी कोशिश की, लॉन्ग यू चिल्लाया और वहीं गिर पड़ा। उसकी गर्दन लगभग टूट चुकी थी। ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन हवा में पीछे उड़ता गया। उसके पैर बार बार हवा को छूते हुए संतुलन बना रहे थे, क्योंकि उसका शरीर सिर्फ खून से बना था। उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। वो सिर्फ अपने शरीर की ताकत पर लड़ रहा था। लेकिन देवता के खून की भी एक सीमा होती है। वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अचानक हॉल के दरवाजे पर एक विशाल काला साया उभरा। वो बड़ा हिरण बक, जिसके पूरे शरीर में तलवारें गड़ी हुई थीं। उसने अपना सिर झटका और उसके सींग अलग होकर उड़ गए। उनमें से एक सीधा जाकर ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन की पीठ में घुस गया। धड़ाम! उसका शरीर फट गया और उसका आकार और भी छोटा हो गया, लेकिन वो तुरंत उछलकर हिरण के सिर पर चढ़ गया और मुक्का मारकर उसका सिर तोड़ने की कोशिश करने लगा। चिनमू ने तुरंत तलवार भेजी। ड्रैगन रीडिंग सॉवरेन ने उसे बचा लिया, लेकिन तभी 3 छोटे इंसान चिनमू, वंग मुरान और मू छिंगदे हिरण के सिर पर उतर आए। बेचारा हिरण डर के मारे कांप गया। उसके शरीर की हड्डियां चरमराने लगी, जैसे अभी टूट जाएंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? वो डर के मारे चिल्लाया और तुरंत भागकर ड्रैगन किलिन की तरफ जाने लगा, ताकि ये मुसीबत उससे हट जाए। ड्रैगन किलिन एक कोने में पड़ा हुआ था। उसके शरीर में भी कई तलवारें घुसी हुई थीं, लेकिन वो डर के मारे हिल भी नहीं रहा था। बाकी फ्लड ड्रैगन्स भी वहीं पड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी हिलने की। ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन का खौफ इतना ज्यादा था। इधर मत आ, ड्रैगन किलिन ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन हिरण उसकी तरफ बढ़ता ही रहा। तभी कड़क कड़क उसके शरीर की हड्डियां टूटने लगी। वो मुड़ गया और जमीन पर गिरकर घिसटने लगा। ड्रैगन किलिन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और खुद को घसीटकर दूर करने लगा। बाकी फ्लड ड्रैगन्स भी धीरे धीरे रेंगते हुए दूर जाने लगे। तभी मू चिंगदाई हवा में उछली और सीधे ड्रैगन किलिन से टकराकर बेहोश हो गई। ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन तुरंत उसकी तरफ झपटा। वो उसे मार देना चाहता था। ड्रैगन किलिन पूरी तरह डर से जड़ हो गया। उसका शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ गया। ब्रोदर मुरान, किनमू ने जोर से पुकारा। वांग मुरान ने खून उगलते हुए अपनी सारी ताकत जुटाई और चिनमू को उठाकर पूरी ताकत से आगे फेंक दिया। चिनमू बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसके हाथ की छोटी तलवार अचानक चमक उठी। उसकी रोशनी में छोटे छोटे पहाड़ और नदियां उभर आईं और उन्होंने ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन को पूरी तरह ढक लिया। क्लैंग 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 तलवारों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन अचानक वो पूरा दृश्य टूट गया। अब बस किनमू था, जो तलवार लेकर झपट रहा था। ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन अब और भी छोटा हो चुका था और उसके नीचे जहर से सड़ा हुआ खून फैला हुआ था। वो अपनी उंगलियों और हथेलियों से केयरफ्री सोर्ड को रोक रहा था। हर बार चिनमू के शरीर में झटके भेज रहा था। चिनमू बार बार खून उगल रहा था। वो जमीन पर परछाई की तरह फिसलने लगा, लेकिन ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन ने उसे एक घूंसे से बाहर निकाल दिया। वांग मुरान फिर चिल्लाया और हवा में उड़ते हुए 2 छोटे योद्धा भिड़ गए। चिंगारियां उड़ी और हड्डियों के टूटने की आवाज आई। वांग मुरान दूर जा गिरा। किनमू जमीन पर पड़ा था। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और तलवार उठाकर नीचे वार किया। ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन अब सिर्फ 2 इंच का। उसने दोनों हाथों से तलवार को रोक लिया। तलवार आगे नहीं बढ़ पाई। चिनमू ने पूरी ताकत से चिल्लाया, फैटी ड्रैगन, क्या तू अभी भी खाना चाहता है? अगर मैं मर गया तो तू भूखा मर जाएगा। ड्रैगन किलिन डर के मारे कांप रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसकी आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। रार! उसने जोरदार दहाड़ लगाई और अपना पंजा उठाकर तलवार के हत्थे पर दे मारा। छन्न! तलवार की रोशनी फट पड़ी और ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। खून के टुकड़े फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्रैगन किलिन ने और जोर से दहाड़ा। उसकी जादुई शक्ति तलवार में भर गई और तलवार की रोशनी चारों तरफ फट गई। आखिरी बचा हुआ देवता का खून सूख कर सड़ गया और जमीन पर बेजान गिर गया।
सब खत्म हो गया। चिन्मू कुछ पल तक स्तब्ध पड़ा रहा, फिर उसकी ताकत लहर की तरह खत्म हो गई। उसके हाथ ढीले पड़ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। ड्रैगन किलिन अभी भी गरज रहा था। वो फिर से तलवार पर वार करने वाला था। तभी किन्मू ने कमजोर आवाज में कहा, बस अब और मत मार, वरना मैं भी मर जाऊंगा। वो जोर जोर से खांसने लगा। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसका शरीर धीरे धीरे अपने असली आकार में लौटने लगा। वो उठकर अपने घाव भरना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। ड्रैगन किलिन खड़ा हुआ और जमीन पर पड़े खून के निशानों को देखा। फिर उसने आसपास नजर डाली। बाकी फ्लड ड्रैगन्स, जो बेहद ताकतवर थे, वो उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनके सिर झुके हुए थे और उनकी आंखों में सिर्फ डर था। छिनमू, वांगमुरान, मुचिंगदाई और लोंगयू चारों जमीन पर बुरी तरह गिरे पड़े थे। हालत इतनी खराब कि कोई हिल भी नहीं पा रहा था। लोंगयू की टांगें टूट चुकी थीं, मुचिंगदाई बेहोश पड़ी थी, वांगमुरान के तो जैसे सारे हड्डी पसली चूर हो चुके थे, और कखिनमू, उसका शरीर तो उस समय सबसे ज्यादा टूट गया था जब वो शैडो बना था और उस पर वार हुआ था, जैसे पूरा अस्तित्व ही बिखर गया हो। चारों बस जमीन पर पड़े थे। लोंगयू की हालत तो और भी अजीब थी। उसकी जीभ बाहर अटक गई थी, गर्दन टेढ़ी हो गई थी। उसने खुद ही उसे मोड़ दिया था, लगभग टूट ही गई थी। तभी धीरे धीरे ड्रैगन किलिन उनकी तरफ चलता हुआ आया और बिना कुछ सोचे लोंगयू के ऊपर झुककर अपनी लंबी जीभ निकाल दी और बस पूरा चेहरा चाट दिया। लोंगयू कुछ कर भी नहीं सकता था, बस बेबस देखता रहा। ड्रैगन किलिन ने उसे पलट दिया, फिर से चाटा, फिर पलटा और फिर चाटा। कुछ ही पल में वो पूरा लार से भीग चुका था, लेकिन तभी उसके शरीर में अजीब सा एहसास होने लगा, खुजली, मगर वो सामान्य नहीं थी। ये वो खुजली थी जो तब होती है जब हड्डियां फिर से जुड़ रही हों, नसें फिर से बन रही हों, मांस फिर से उग रहा हो। लोंगयू ने तुरंत अपनी वाइटल ची चलानी शुरू की ताकि हड्डियां सही तरीके से जुड़े, नहीं तो बाद में चलने फिरने में दिक्कत होती। उधर थोड़ी दूर पड़े वांगमुरान ये सब देखकर हंसी नहीं रोक पाया। उसका बड़ा भाई जैसे किसी बच्चे की तरह बार बार पलटा जा रहा था, पूरी तरह लार में डूबा हुआ। वो हंसते हंसते इतना हंसा कि उसके घाव फिर से खुल गए। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं चली। ड्रैगन किलिन अब उसकी तरफ बढ़ चुका था। रुको कहने से पहले ही उसकी जीभ सीधा वांगमुरान के चेहरे पर फैल गई, जैसे कोई चिपचिपा कंबल। फिर वही हाल, पलटना, चाटना, फिर पलटना। उसके बाद ड्रैगन क्यूलिन मुचिंगदाई के पास गया, जो बेहोश थी। उसने उसे भी अच्छे से चाट डाला, पूरी तरह भिगो दिया। मुचिंगदाई की आंखें धीरे धीरे खुल गईं, लेकिन उसने तुरंत फिर से बंद कर ली और ऐसे पड़ी रही जैसे अभी भी बेहोश हो। इतनी शर्मिंदगी वो झेल नहीं सकती थी। अब ड्रैगन क्यूलिन क्यूनमू की तरफ बढ़ा। क्यूनमू ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे मत चाटो। सीनियर ब्रदर लोंगयू, तुम ठीक हो? मेरे टैटी सैक में कुछ जेड बॉटल्स हैं, उनमें ड्रैगन स्लाइवा है, बस उसे निकालकर मेरे घाव पर लगा दो। नहीं, लोंगयू अचानक चिल्लाया, उसे चाटो, बिग ड्रैगन, उसे जरूर चाटो। वांगमुरान भी तुरंत बोला, हम सबको चाटा गया है, उसे क्यों छोड़े, चाटो। मुचिंगदाई भी अब उठकर बैठ गई, मुस्कुराते हुए बोली, सुख दुख साथ, बॉस ड्रैगन, चाटो। छिनमू का चेहरा बदल गया। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन ड्रैगन किलिन ने उसका कपड़ा पंजे से दबा लिया। वो फंस चुका था। मोटे ड्रैगन, मेरे शरीर पर झर है। छिनमू गुस्से में बोला, अगर तूने मुझे चाटा तो तू खून बहाकर मर जाएगा। ड्रैगन किलिन थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन बाकी तीनों हंस पड़े। कौन अपने ऊपर जहर लगाता है? चाटो आराम से, मर गए तो हम दफना देंगे। अब ड्रैगन क्यूलिन निश्चिंत हो गया और फिर क्यूनमू की बारी शुरू हुई। वो उसे बाकी सबसे ज्यादा ध्यान से चाटने लगा, जैसे कोई कीमती चीज हो। बार बार पलटता, हर जगह चाटता। छिनमू का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था, लेकिन अब वो विरोध भी नहीं कर रहा था, जैसे किस्मत स्वीकार कर ली हो। जब ड्रैगन क्यूलिन ने आखिर में उसकी हेयर स्टाइल बिगाड़ दी, तो वो उसे भी ठीक करने लगा। बार बार चाटकर बालों को सीधा करने लगा। बस, क्यूनमू गुस्से में बोला, अब बहुत हो गया, बंद करो। ड्रैगन किलिन रुक गया, लेकिन फिर उसने देखा एक बाल अभी भी इधर उधर था। उसने धीरे से फिर जीभ निकाली और उस एक बाल को भी सेट कर दिया। किन्मू पागल हो गया। थोड़ी ही दूरी पर वो विशाल हिरण जैसा बीस्ट पड़ा था।
उसकी चारों टांगें टूट चुकी थीं। जब किनमू और बाकी लोग छोटे इंसानों में बदलकर ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन से लड़ रहे थे, तब उन्होंने इसे भी बुरी तरह घायल कर दिया था। हालांकि जान बच गई थी, लेकिन हालत बेहद खराब थी। जैसे ही उसने देखा कि ड्रैगन किलिन सबको ठीक कर रहा है, वो तुरंत चिल्लाया, अरे ओ मोटू, मुझे भी चाट, जल्दी। ड्रैगन किलिन ने उसे घूरा, फिर थू करके एक बड़ा सा लार का ढेर उसके सामने फेंक दिया। खुद ही लगा ले, उसने अकड़ते हुए कहा। वो बड़ा हिरण गुस्से से कांप उठा, लेकिन क्या करता, जान बचाना जरूरी था। बड़ी मुश्किल से अपना शरीर घसीटते हुए उसने वो लार अपने घावों पर रगड़नी शुरू की। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ड्रैगन किलिन ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। हमेशा मेरे मील मास्टर के सामने मेरी बेइज्जती करता था, आज देख कैसे खुद मेरी लार में लौट रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गर्व था। शायद जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा सुख मिल रहा था। उधर चिनमू और बाकी तीनों धीरे धीरे उठने लगे। सबने बैठकर अपनी वाइटल क्वी चलानी शुरू की। शरीर में जमे हुए खराब खून को बाहर निकालना जरूरी था, वरना अंदरूनी चोटें रह जाती। लिटिल जेड कैपिटल के तीनों शिष्यों को भी इलाज की कला आती थी, लेकिन चिनमू के सामने उनकी कला थोड़ी अधूरी लगती थी। वो इतनी बारीकी से इलाज नहीं कर पाते थे। चिनमू ने अपने शरीर से काला जमे खून बाहर निकाला, फिर वाइटल की से धीरे धीरे टूटी हड्डियों के टुकड़ों को बाहर निकाला। एक धीमी सी आवाज के साथ उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट बाहर निकला। उसकी आत्मा जैसे शरीर से निकलकर ऊपर तैरने लगी और उसने अपने ही शरीर को ध्यान से देखना शुरू किया। हर हड्डी, हर नस, हर चोट, यहां तक कि उसके डिवाइन ट्रेजर्स तक की जांच की। सब कुछ बेहद बारीकी से देखने के बाद उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट वापस शरीर में लौट आया। उसने तुरंत कुछ स्पिरिट बुधा पिल्स खाए ताकि अपनी ताकत जल्दी वापस ला सके। फिर अलग अलग दवाइयां बनाकर अपने अंदरूनी घावों का इलाज करने लगा। प्राइमोर्डियल स्पिरिट। मू छिंगदाई की आंखें फैल गईं। वंग मुरान और लॉन्ग यू भी स्तब्ध रह गए। 6 डायरेक्शंस। रेल में कोई प्राइमोर्डियल स्पिरिट विकसित नहीं कर सकता, ये तो सब जानते थे, लेकिन चिनमू, वो तो इसे इस्तेमाल भी कर रहा था। भले ही उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट छोटा और कमजोर था, बस एक धुंधली छाया जैसा, लेकिन वो असली था। इसका मतलब था कि चिनमू की कल्टीवेशन अब दूसरों से बहुत आगे निकलने वाली थी। उसकी गति, उसकी शक्ति, सब कुछ तेजी से बढ़ेगा। लॉन्ग यू ने गहरी सांस लेकर कहा, ह्यूमन एम्परर, सच में कमाल है। 6 डायरेक्शंस रियलम में प्रिमोर्डियल स्पिरिट, ये तो दुनिया में पहली बार देखा है। कहिनमू ने सिर हिलाया, ऐसा कुछ खास नहीं है। मेरी समझ दुनिया में सबसे अच्छी नहीं है। सिस्टर यूक्स्यू ने भी इसे कल्टीवेट किया है। सच कहूं तो ये इतना मुश्किल नहीं है। हम दोनों ने तो बस ऐसे ही किया और ये खुद ही बन गया। लॉन्ग यू बस चुप रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। वांग मुरान ने गंभीर होकर कहा, इटर्नल पीस एम्पायर सच में खतरनाक है। अगर हम लिटिल जेड कैपिटल में ही बंद रहे तो शायद पीछे छूट जाएंगे। उसके मन में चिंता साफ दिख रही थी, क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया बदल रही थी। नई टेक्निक्स, नए रास्ते, और अगर उन्होंने खुद को नहीं बदला तो उनका अस्तित्व खत्म हो सकता था। उसने चिनमू को अपनी सोच बताई। चिनमू थोड़ा चौंका, फिर बोला, मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हारी बात सही है। जब मैं कैपिटल वापस जाऊंगा तो सिस्टर यूक्स्यू से इस पर बात करूंगा। फिर वो मू चिंगदाई के पास गया। उसकी सायन हेवंस आइज चमक उठी और उसने उसके शरीर को अंदर तक देखना शुरू किया। हर एक छुपी चोट, हर कमजोरी। मू चिंगदाई थोड़ा शर्मिंदा हो गई। वो एक डिवाइन फिजिशियन है, डिवाइन फिजिशियन। वो मन ही मन खुद को समझा रही थी। तभी चिनमू धीरे से बड़बड़ाया, अजीब है, औरतों का शरीर अलग क्यों होता है? अगर वो चीज नहीं है तो ये पेशाब कैसे करती हैं? मू चिंगदाई का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में उसे घूरा। चिनमू तुरंत लॉन्गयू के पास भाग गया। कुछ देर बाद उसने सबका इलाज पूरा कर दिया। ड्रैगन किलिन लंगड़ाते हुए आया और बोला, कल्ट मास्टर, मेरे शरीर में जो तलवारें फंसी हैं उन्हें देखो। उसके शरीर में अभी भी दर्जनों फ्लाइंग स्वॉर्ड्स धंसी हुई थीं। किनमू ने उसे देखा और ठंडी आवाज में बोला, मेरे बाल अब ठीक हैं। ड्रैगन किलिन तुरंत बोला, हाँ बिल्कुल, बस ये एक बाल थोड़ा। जैसे ही वो जीभ निकालने लगा, चिनमू ने हाथ उठाया और अगले ही पल सारी तलवारें एक साथ उसके शरीर से बाहर निकल गईं। खून के फव्वारे फूट पड़े। आ! ड्रैगन किलिन दर्द से चिल्ला उठा। फिर से चाट कर दिखा, खिनमू ने ठंडे स्वर में कहा।
लेकिन उसी समय उसने तुरंत ड्रैगन स्लाइवा निकालकर उसके घावों पर लगाया, खून रोका, घाव सील कर दिए। ड्रैगन क्यूलिन तुरंत खुशामद करने लगा। कल्चर मास्टर, मैंने इतना बड़ा काम किया तो मेरा खाना। क्यूनमू ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो सीधे उस बड़े हिरण के पास गया। उसकी हालत और भी खराब थी, शरीर में तलवारें भी ज्यादा थीं। छिनमू ने उसकी हड्डियां ठीक की, ड्रैगन सलीवा से खून रोका, फिर एक एक करके तलवारें निकाली। उधर वांग मुरान ने उसके टूटे सींग उठाए और वापस लगाने की कोशिश की। गलत लगा रहे हो, हिरण ने दर्द में कहा। ओह, वांग मुरान ने तुरंत निकालकर फिर सही लगाया और किन्मू से स्लाइवा लेकर घाव बंद किया। फिर किन्मू ने फ्लड ड्रैगन्स का भी इलाज किया। पूरा आधा दिन इसी में निकल गया। तभी अचानक आसमान सफेद हो गया और अगले ही पल पूरा अंधेरा छा गया। बिजली चमकने लगी। सबने बाहर देखा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान जैसे किसी ने तलवार से काट दिया हो। एक बड़ा सा चीरा दिख रहा था। छिनमू का दिल जोर से धड़कने लगा। ये सनशॉट डिवाइन कैनन। उस फटे हुए आसमान से लाल लाल धारियां नीचे गिरने लगी। छिनमू ने एक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया उसका चेहरा बदल गया। वो तुरंत पीछे हट गया। वो लाल धारियां जब जमीन पर गिरी तो जहां जहां गिरी वहां फूल खिल गए। पेड़ पौधे तेजी से उगने लगे, जैसे पूरी धरती जीवित हो उठी हो। छिनमू ने धीरे से कहा, ये भगवान का खून है। आसमान जैसे रो रहा था, क्योंकि एक देवता मर चुका था। खून की बारिश ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। वो बारिश सिर्फ उसी पहाड़ी के नीचे वाले इलाके में गिरी थी, जहां चिनमू और बाकी लोग मौजूद थे। चिनमू ने जैसे ही चारों तरफ देखा, उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। पेड़ पौधे पागलों की तरह बढ़ रहे थे। उनकी टहनियां मोटी, ऊंची और हरी भरी हो चुकी थीं। आसपास की हवा में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भर गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो ठोस रूप लेने वाली हो। हवा में लहराती हुई पेड़ों के चारों ओर जैसे रेशमी पट्टियां घूम रही हों। फूलों के बीच दूध जैसी सफेद धुंध तैर रही थी, जिससे वो और भी चमकीले और कोमल दिख रहे थे। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। बारिश के बाद झील, खाई और नदियां पूरी तरह भर चुकी थीं। उनके अंदर की मछलियां अचानक तेजी से बढ़ने लगीं। कुछ तो सीधे मॉन्स्टर बन गईं, बिल्कुल ग्रेट रूइंस के जीवों जैसी। कुछ मछलियों के पैर निकल आए और वो पानी से बाहर कूदकर किनारे पर आ गईं। जब उन्होंने अपने मुंह खोले और बारिश की बूंदें निगलीं, तो उनके अंदर से तेज खतरनाक दांत चमक उठे। पहाड़ों में रहने वाले ऑस्पिशियस बीस्ट्स भी बदल चुके थे। उनके शरीर फूले हुए थे और जगह जगह से हड्डियों के नुकीले कांटे बाहर निकल आए थे, जिससे वो और भी डरावने लगने लगे। झील की मरमेड्स, जो पहले बेहद सुंदर थी, अब उनका आकार असामान्य रूप से बड़ा हो चुका था और उनके चेहरे भी अजीब और विकृत हो गए थे। ये सब देखकर साफ था, गॉड के खून में मौजूद एनर्जी बहुत ज्यादा ताकतवर थी। इतनी ज्यादा कि वो हर जीव को उसकी सीमाओं से बाहर धकेल रही थी, उसे एक अजीब, बेकाबू मॉन्स्टर में बदल रही थी। जो जगह इस खून की बारिश से सबसे पहले भीगी थी, वहां के जीव सबसे ज्यादा बदल चुके थे। यहां तक कि जमीन और कीड़े मकोड़े भी, सब कुछ बदल रहा था। पूरी पहाड़ी का नजारा अब ग्रेट रूइंस जैसा हो गया था। एक खतरनाक, अनियंत्रित दुनिया। किन्मू की आंखों में एक समझ की चमक आई। उसने धीरे से कहा, ये यिन और यांग, 4 सिंबल्स और 5 फेजेस की एनर्जी है। ये सब मिलकर जीवों के शरीर का संतुलन बिगाड़ रही है, इसलिए ये अजीब बदलाव हो रहे हैं। वो थोड़ी देर रुका, फिर धीरे से बोला, लेकिन ये ग्रेट रूइंस जैसा नहीं है। वहां के जीवों में ये ताकत उनके खून में होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन यहां ये सब इस गॉड के खून की वजह से हो रहा है। मू चिंगदाई ने धीमी आवाज में पूछा, कौन सा गॉड मरा है? क्या वो ड्रैगन रियरिंग सोवेरेन था? बाहर का नजारा बेहद खूबसूरत था। पूरा पहाड़ रंग बिरंगी रोशनी और सफेद धुंध से ढका हुआ था, जैसे कोई पवित्र स्थान हो। लेकिन अगर कोई उस खून की बारिश में चला जाता, तो वो भी उन मॉन्स्टर्स की तरह बदल जाता। अगर कोई छत के नीचे रहता, तो वो इस डिवाइन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता था। और किसी भी कल्टीवेटर के लिए यह जगह एक परफेक्ट सेक्रेड ग्राउंड बन चुकी थी। इटर्नल पीस एम्पायर के 3 बड़े सेक्रेड ग्राउंड्स भी इसके सामने कुछ नहीं थे। आखिर कौन सा सेक्ट एक गॉड को मारकर अपनी जमीन को पोषित कर सकता था? चिनमू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने मन ही मन सोचा, ग्रैनी ने इस जगह को ली तियानशिंग को रोकने के लिए चुना था, लेकिन उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि यह जगह कल्चरेशन का स्वर्ग बन जाएगी। उसने अपनी केयरफ्री सोर्ड निकाली
और सावधानी से एक बूंद गॉड के खून की उस पर ली। वो ध्यान से उसे देखने लगा। फिर उसने सिर हिलाया। ये ड्रैगन रीडिंग सॉवरेन का खून नहीं है, उसका खून ड्रैगन ब्लड होता, लेकिन यहां की एनर्जी अलग है। उसका चेहरा अचानक और भी गंभीर हो गया। मैंने ये खून पहले देखा है। उसने तलवार को थोड़ा झुकाया। खून की बूंद तलवार की नोक पर आ गई। उसने अपनी कलाई को हल्का सा घुमाया और वो बूंद तलवार पर घूमती रही, लेकिन नीचे नहीं गिरी। अचानक तलवार से एनर्जी फूटी और उस खून की बूंद भी चमक उठी, जैसे कोई डिवाइन आर्ट एक्टिवेट हो गया हो। दोनों एनर्जीज टकराईं। धमाक! चिन्मू को पीछे हटना पड़ा। उसने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोला, हाँ, ये वही है। 1 साल पहले जब स्नो डिजास्टर अचानक रुका था, तब इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने उस गॉड को ढूंढ निकाला था जिसने ये आपदा भेजी थी। उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी। इंपीरियल प्रिसेप्टर बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन वो गॉड भी जख्मी हुआ था और उसका खून बहा था। किन्मू की आंखों में पुरानी यादें उभर आईं। जब मैं इंपीरियल प्रिसेप्टर का इलाज कर रहा था, तब मैंने उस गॉड का खून देखा था। उसकी एनर्जी बिल्कुल इसी जैसी थी। उस वक्त उसने म्यूट द्वारा दिया गया स्वॉर्ड पैलेट इस्तेमाल किया था, जिससे गॉड की बची हुई डिवाइन आर्ट्स और खून की एनर्जी आपस में टकराकर खत्म हो गई थी। तभी वो इंपीरियल प्रिसेप्टर को बचा पाया था, लेकिन उसमें उसका काफी स्वॉर्ड पैलेट भी खत्म हो गया था और उसे उसका काफी अफसोस भी हुआ था। चिन्मू हल्का सा मुस्कुराया। उसे वो दिन याद आ गए जब एम्परर यानफेंग लगभग मरने वाले थे और उसने उन्हें बचाया था। उसने धीरे से कहा, तो सनशॉट डिवाइन कैनन ने उसी गॉड को मारा है जिसने स्नो डिजास्टर भेजा था। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। ये उसका कर्म था, उसे मरना ही था। उस डिजास्टर में सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का हुआ था। इटर्नल पीस एम्पायर की आबादी एक झटके में 20 से 30% कम हो गई थी। इतने लोग तो बड़ी बड़ी जंगों में भी नहीं मरते। ये सुनकर लिटिल जेड कैपिटल के तीनों लोग चुप हो गए। उन्हें भी वो घटना याद थी जब इंपीरियल प्रिसेप्टर उनके पास आए थे और हर्मिट चिंग यू ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। उन्हें लगा था कि रिफॉर्म ही डिजास्टर की जड़ है, लेकिन आखिरकार इंपीरियल प्रिसेप्टर चले गए और थोड़े समय बाद स्नो डिजास्टर खत्म हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक गॉड इस सब के पीछे था और वो भी मारा जाएगा। किसी को नहीं पता था उसकी मौत आगे क्या बदलाव लाएगी। चिन्मू ने एम्परर्स डिस्क को बार बार साफ पानी से धोया, फिर भी उसे सीधे हाथ नहीं लगाया। उसने कुछ जड़ी बूटियां मिलाईं और उसे उसमें भिगो दिया। तभी जाकर उसने उसे उठाया और वापस अपनी गर्दन में पहन लिया। धीरे धीरे खून की बारिश रुक गई। आसमान साफ हो गया। सूरज फिर से चमकने लगा। चिन्मू और बाकी लोग हवा में उठ गए ताकि जमीन पर फैले खून के पानी से बच सकें। ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी चिन्मू की नजर उत्तर दिशा में गई और उसने देखा एक विशाल चीज उनकी तरफ उड़ती आ रही थी। उसकी आंखें हल्की सी चौड़ी हो गईं। वो सनशॉट डिवाइन कैनन है। वो विशाल सनशॉट डिवाइन कैनन हवा को चीरता हुआ उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसके ऊपर एम्परर यानफंग और इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर खड़े थे। उनके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। चिन्मू ने तुरंत पहचान लिया, तो ये वही है जिसने अभी फायर किया था, क्योंकि सनशॉट डिवाइन कैनन को चलाने का तरीका उसने खुद एम्परर यानफेंग को सिखाया था। उस विशाल बैटरी पर पिल फर्नेस से सफेद रोशनी निकल रही थी और बीच में बना डिवाइन आई धीरे धीरे घूम रहा था। उससे निकलती हुई शक्ति इतनी डरावनी थी कि हवा तक भारी लगने लगी। एम्परर यानफेंग के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो आज बेहद उत्साहित थे। लॉन्गयू ने धीरे से कहा, तुम्हारे बनाए इस डिवाइन कैनन ने एक गॉड को मार गिराया। उसकी आवाज में हल्की गंभीरता थी। अब युग बदल चुका है। अब एक साधारण इंसान भी आसमान में बैठे गॉड को मार सकता है। वो किन्मू की तरफ देखने लगा। ह्यूमन एम्परर, क्या यह अच्छी बात है या बुरी? किन्मू कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अब गॉड्स मनमानी नहीं कर पाएंगे। उसके शब्दों में ठंडा आत्मविश्वास था। उसके दिल में हलचल थी। उसने जो कैनन बनाया था वो सच में एक गॉड को मार चुका था। ये एक ऐसा सम्मान था जो किसी भी कारीगर के लिए सर्वोच्च होता। लॉन्गयू ने उसे गहराई से देखा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, ह्यूमन एम्परर, हमारे लिटिल जेड कैपिटल में बहुत सी पुरानी किताबें हैं। अगर कभी समय मिले तो तुम वहां के इतिहास को जरूर पढ़ना। चिन्मू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
अभी तो मुझे कैपिटल वापस जाना है, सिस्टर युक्सियू के साथ 6 डायरेक्शंस। रेल्म में प्राइमोर्डियल स्पिरिट कैसे विकसित किया जाए उस पर काम करना है, रिफॉर्म को आगे बढ़ाना है। लेकिन जब समय मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। वैसे भी वहां के ओल्ड इमॉर्टल्स ने मुझे हॉल ऑफ 5 ची में प्रवेश का मौका देने का वादा किया है। लॉन्ग यू ने बस हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। वांग मुरान तो पहले ही कल्चरेशन में डूब चुका था। मूचिंग दाई भी एक जगह टिकने वाली नहीं थी। तीनों में सिर्फ लॉन्ग यू ही था जो गहराई से सोचता था, और उसे साफ दिख रहा था सन शॉट डिवाइन कैनन से एक गॉड को मारना आगे चलकर बहुत बड़े परिणाम ला सकता है। तभी सब लोग उस विशाल बैटरी की तरफ उड़ने लगे। लॉन्ग यू भी उनके पीछे पीछे चला गया। किनमू और बाकी लोग बैटरी पर उतरे और एक साथ झुककर बोले, योर मैजेस्टी, इंपीरियल प्रिसेप्टर। एम्परर यानफेंग ने हंसते हुए हाथ हिलाया। अरे, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, मिनिस्टर चिन। उनकी आंखों में चमक थी। वो उस कैनन की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये कैनन? चिनमू मुस्कुराया। क्या योर मैजेस्टी को मजा आया? बस ये सुनना था। एम्परर यानफेंग जोर से हंस पड़े। मजा? ये तो कमाल था। इस कैनन से मैंने उस गॉड को मार गिराया जिसने डिजास्टर भेजा था। ये सिर्फ मजा नहीं है, ये तो स्वर्ग की तरफ से न्याय लागू करना है। उनकी आवाज गूंज उठी। पूरी हवा में उनका जोश फैल गया। फिर वो थोड़ा अफसोस के साथ बोले, बस अफसोस ये है कि बाकी गॉड्स बहुत जल्दी भाग गए, वरना इंपीरियल प्रिसेप्टर को भी मौका मिलता, और मिनिस्टर चिन तुम्हें भी एक बार फायर करने देते। पीछे खड़ा एक सिपाही धीरे से खांसते हुए बोला, योर मैजेस्टी, शब्दों का ध्यान रखें। एम्परर यानफेंग ने हाथ हिलाकर हंसते हुए कहा, अरे, इसे लिखना मत, बस। फिर वो और भी उत्साहित होकर बोले, मुझे तो कब से मन था एक बार इसे चलाने का, लेकिन मेडिसिनल स्टोन्स इतना खर्च होते हैं कि मौका ही नहीं मिला। अगर मुझे यह खबर न मिलती कि मिनिस्टर किन खतरे में हैं, एक अजीब गॉड ने उन्हें पकड़ लिया है और यहां गॉड्स लड़ रहे हैं, तो मुझे यह मौका कैसे मिलता? फिर उन्होंने अचानक पीछे मुड़कर कहा, ओह हाँ, मिनिस्टर चीन, आओ, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाता हूं। ये हैं ग्रेट व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट लीडर। किनमू ने पीछे देखा। एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग मुस्कुराते हुए आगे आया। एम्परर यानफेंग ने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, इन्होंने दरबार में शिकायत की थी, कह रहे थे कि तुम एक अजीब आदमी और ढेर सारे फ्लड ड्रैगन्स लेकर इनके सेक्ट पर कब्जा करने आए हो। चिनमू थोड़ा असहज हो गया। एम्परर यानफेंग आगे बोले, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने इंपीरियल प्रिसेप्टर को बुलाया। उन्होंने कहा कि हेवनली सेंट कल्ट के पास इतने फ्लड ड्रैगन्स नहीं हो सकते, मतलब तुम खतरे में हो। चिनमू ने तुरंत इंपीरियल प्रिसेप्टर की तरफ झुककर धन्यवाद दिया। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने सिर हिलाया। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रेट व्हाइट सेक्ट लीडर शिकायत लेकर नहीं आते तो किसी को पता ही नहीं चलता कि तुम खतरे में हो। ग्रेट व्हाइट सेक्ट लीडर तुरंत बोला, अरे, जो नहीं जानता वो दोषी नहीं होता। मुझे लगा कल्चर मास्टर किन हमारे सेक्ट का खजाना छीनना चाहते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कैपिटल चला गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि इससे मैं एक अच्छा काम कर दूंगा। वो थोड़ा मुस्कुराया, फिर सीधे मुद्दे पर आया। कल्ट मास्टर छीन, हमारे ग्रेट व्हाइट माउंटेन में सच में कोई खजाना है क्या? अगर आपने कुछ पाया हो तो क्या उसे वापस हमारे सेक्ट को दे सकते हैं? किनमू एकदम चुप हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। ये उसे समझ नहीं आ रहा था, सच बताए या नहीं। तभी एक सैनिक तेजी से उड़ता हुआ आया और जोर से बोला, योर मैजेस्टी, गॉड की लाश मिल गई है। बस ये सुनते ही एम्परर यानफेंग की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत हाथ उठाकर आदेश दिया, उसे यहां लाओ। उनकी आवाज में उत्साह और एक नई शुरुआत की आहट थी। कुछ ही देर बाद कई ताकतवर लोगों ने उस देवता के शरीर को उठा लिया। उसकी शक्ति अब भी हवा में फैली हुई थी, लेकिन वो शरीर अब बस एक टूटा हुआ खोल बन चुका था, इतने टुकड़ों में बंटा हुआ कि उसे फिर कभी जोड़ा नहीं जा सकता था। हालांकि उसका सिर अभी भी सही सलामत था और उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। इटर्नल पीस। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने उसे ध्यान से देखा और धीमे स्वर में कहा, यही वो देवता है जिससे मैं मिला था। उसने खुद को हाई हेवन से बताया था। उसकी ताकत बेहद भयानक थी। जब मैं उससे लड़ा था तो मुझे अपनी पूरी शक्ति झोंकनी पड़ी थी उसे पीछे धकेलने के लिए। फिर भी उसने मुझे अपंग बना दिया था। उस लड़ाई का नतीजा यह हुआ था कि इंपीरियल प्रिसेप्टर इतनी बुरी तरह घायल हो गया था
कि उसने दुनिया से दूर जाकर खून की झील के पास अपनी पत्नी के साथ रहने का फैसला कर लिया था। अगर छिनमू उसे वहां न ढूंढता तो शायद वो हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाता। छिनमू ने उस सिर को गौर से देखा और थोड़ा चौंक गया। उस चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा था। वो चेहरा मानो बारीक जेड़ से बना हुआ था, बिल्कुल बिना किसी खामी के। देवता मर चुका था, लेकिन फिर भी उसकी त्वचा पर कोई दोष नहीं था। वो आदमी काफी जवान दिखता था, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा कोई हजारों साल पुराना देवता दिखे। लेकिन देवता तो आकाश और धरती के साथ जीते हैं, उनके असली उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन होता है। छिनमू धीरे से बुदबुदाया, ये चेहरा थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है। उसका चेहरा अजीब हो गया। वो देवता शू शेंगुआ जैसा दिखता था, सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि वो एहसास भी। शू शेंगुआ एकदम परफेक्ट इंसान था, जैसे किसी ने उसे बारीक जेड से तराशा हो। और ये सिर भी वैसा ही था, इंसान जैसा, लेकिन असलियत से ज्यादा एक खूबसूरत मूर्ति जैसा। छिनमू के मन में एक ख्याल कौन था, क्या ये जेड सॉवरेन हो सकता है? वही गुरु जिसका जिक्र शू शेंगुआ ने किया था। उसकी आंखें फैल गईं। मतलब एम्परर यानफेंग ने जो तोप चलाई थी, उससे शू शेंगुआ का गुरु ही मारा गया। किन्मू कुछ पल चुप रहा, फिर मन ही मन बोला, जेड सोवेरेन ने इटर्नल पीस एम्पायर पर विपत्ति लाई थी, तो उसकी मौत तो बनती थी। लेकिन जब शू शेंगुआ को यह पता चलेगा, तब उसका क्या हाल होगा? उसने गहरी सांस ली और चुप रहने का फैसला किया। अगर एम्परर यानफेंग को यह पता चल गया कि जेड सॉवरेन शू शेंगुआ का गुरु था, तो वो बिना सोचे समझे उसे खत्म करवा देगा। छिनमू शू शेंगुआ की काबिलियत की बहुत कद्र करता था, इसलिए उसने ये राज अपने अंदर ही दबा लिया। तभी एम्परर यानफेंग ने ऊंची आवाज में कहा, मिनिस्टर चीन ने सनशॉट डिवाइन कैनन बनाया है, उसका योगदान बहुत बड़ा है। अभी तक मैंने उसे कोई इनाम नहीं दिया, इसलिए मैं इस देवता का सिर उसे इनाम में देता हूं। नहीं चाहिए। छिनमू का जवाब इतना सीधा और तेज था कि एम्परर यानफेंग का चेहरा हल्का सा बदल गया। लेकिन अगले ही पल छिनमू मुस्कुराया और बोला, इस देवता को मारने में मेरा कोई खास योगदान नहीं था, तो मैं ये इनाम कैसे ले सकता हूं? ये तो आपके हाथों मारा गया है महाराज, और इस तोप को चलाने में जितने मेडिसिनल स्टोन्स खर्च हुए होंगे वो भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए ये सिर शाही खजाने में ही रखना सही रहेगा। उसकी बात सुनकर एम्परर यानफेंग का चेहरा खिल उठा। मिनिस्टर चीन, तुम दूर की सोचते हो। वो मुस्कुराया, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन इस तोप को बनाने का श्रेय मैं तुम्हारे नाम से शाही खजाने में दर्ज करवा दूंगा। छिनमू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। एम्परर यानफेंग जोर से हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल जब उसे याद आया कि इस सनशॉट डिवाइन कैनन को चलाने में कितने मेडिसिनल स्टोन्स खर्च हुए थे, तो उसका दिल दर्द से भर गया। तोप चलाना बहुत शानदार लगता था, लेकिन उसका खर्चा, वो तो किसी खाई जैसा था जिसमें कितना भी डालो कम ही लगता। उसने आसमान की ओर देखा और ठंडी आवाज में बोला, यह पहला देवता है जिसे इटर्नल पीस एम्पायर ने मारा है, और आज के बाद दूसरा, तीसरा भी होगा। हम कोई कमजोर नहीं है कि देवता हमें यूं ही रौंद दें। वापस दरबार चलो। धीरे धीरे सनशॉट डिवाइन कैनन ने दिशा बदली। किन्मू कुछ पल हिचकिचाया, फिर बोला, महाराज, मुझे यहां कुछ छोटे मोटे काम निपटाने हैं, मुझे थोड़ी देर यहीं रुकना होगा। एम्परर यानफेंग ने उसे गौर से देखा। मिनिस्टर चिन, क्या तुम उन ताकतवर लोगों को जानते हो जो देवता से लड़ रहे थे? तुम उनसे मिलने के लिए रुकना चाहते हो? छिनमू ने सिर हिलाया। वो मेरे बुजुर्ग हैं। एम्परर यानफेंग हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारे परिवार में तो काफी बुजुर्ग हैं, क्या तुम उनसे मेरा परिचय करवा सकते हो? साम्राज्य को इस समय प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत है। छिनमू ने तुरंत वांग मुरान की ओर इशारा किया। इनके कुछ बुजुर्ग वहां होंगे। मेरे बुजुर्ग बाहरी लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। वांग मुरान ने भी सिर हिलाया। मेरे बुजुर्ग भी नहीं मिलते। एम्परर यानफेंग का चेहरा फिर से काला पड़ गया। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर हल्के से खांसते हुए एम्परर यानफेंग के पास आया और उसके कान में धीरे से बोला, इनके बुजुर्ग कोई साधारण लोग नहीं हैं। एक तरफ ग्रेट रूइंस में रहने वाला ओल्ड ह्यूमन एम्परर है और हेवन नाइफ जैसे रहस्यमयी विशेषज्ञ, और दूसरी तरफ लिटिल जेड कैपिटल। महाराज, इनमें से किसी को भी अपने अधीन करना नामुमकिन है। एम्परर यानफेंग ये सुनकर चौंक गया। लिटिल जेड कैपिटल का नाम वो पहले से जानता था, 3 बड़े सेक्रेड ग्राउंड से भी ऊपर, जहां कुछ रहस्यमयी अमर रहते थे। लेकिन इंपीरियल प्रिसेप्टर ने किन्मू के परिवार को उससे भी ऊपर रखा। क्या सच में ग्रेट रूइंस में कोई छुपा हुआ पवित्र स्थान था? इंपीरियल प्रिसेप्टर,
एम्परर यान फेंग ने धीमे स्वर में कहा, अगर वहां ओल्ड ह्यूमन एम्परर है तो इस पीढ़ी का ह्यूमन एम्परर। इंपीरियल प्रेसेप्टर ने सिर हिलाया। जो पानी के सबसे करीब होता है वही सबसे पहले चांद का प्रतिबिंब देखता है। इस पीढ़ी का ह्यूमन एम्परर आप नहीं होंगे महाराज। यह सुनते ही एम्परर यान फेंग का दिल कांप उठा। उसने किन्मू की ओर देखा और उसे हल्का चक्कर सा आने लगा। चिन्मू ने दोबारा अनुमति मांगी। एम्परर यान फेंग कुछ पल चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। इंपीरियल प्रेसेप्टर उसके मन की बात समझ गया। वो जानता था कि एम्परर के मन में अब नए ह्यूमन एम्परर को लेकर शक पैदा हो गया है। महाराज, इंपीरियल प्रेसेप्टर ने धीरे से पुकारा। एम्परर यानफंग जैसे होश में आया। उसने हाथ हिलाया। मिनिस्टर किन, तुम्हारे काम ज्यादा जरूरी हैं। तुम जा सकते हो। किन्मू तुरंत नीचे कूद गया। वांग मुरान और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। एम्परर यानफेंग दूर जाते हुए उनके साय को देखता रहा और इंपीरियल प्रेसेप्टर उसके पीछे खड़ा चुपचाप सब देख रहा था। अचानक इंपीरियल प्रेसेप्टर बोला, अभी मेरे मन में उसे मारने का विचार आया था। इंपीरियल प्रेसेप्टर ने बिना हैरान हुए उसकी ओर देखा। बस एक पल के लिए एम्परर यानफेंग ने खुलकर कहा, वो पहले से ही हेवनली डेविल कल्ट का नेता है और वो कल्ट नाम में भले ही डेविल हो, लेकिन असल में वो सबसे ताकतवर संगठन है। एक ऐसा देश जो हमारे देश के अंदर ही बसा हुआ है। उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना मुझे हमेशा असहज करता रहा है। उसने गहरी सांस ली। और अब वो इस पीढ़ी का ह्यूमन एम्परर भी बन गया है। ये बात मुझे और भी ज्यादा बेचैन करती है। उसकी नजरें दूर कहीं टिक गईं। वो बहुत ही असाधारण है और ऐसे लोगों को काबू में रखना आसान नहीं होता। मेरे बेटे बेटियां, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक दिन मैं मर जाऊंगा और तब वो हल्का सा हंसा। पूरा इटर्नल पीस एम्पायर उसके हाथ में चला जाएगा। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर उसने शांत स्वर में कहा, इसलिए मेरे मन में उसे मारने का विचार आया था। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, चिन्मू को दूर जाते हुए देखता रहा। लेकिन अब वो विचार खत्म हो गया है। उसने आसमान की ओर देखा। उसकी आवाज धीरे धीरे और शांत होती गई। इंपीरियल प्रेसेप्टर, तुम और मैं भले ही राजा और मंत्री हैं, लेकिन असल में हम भाई जैसे हैं। हम दोनों ही इस दुनिया में दुर्लभ हैं। हमने साथ मिलकर इस देश को बदलने की कोशिश की, फिर भी यह काम इतना मुश्किल है। उसकी आवाज में थकान झलक रही थी। हम ऐसे हैं जैसे एक छोटी नाव चला रहे हों, जिसे कभी भी तूफान पलट सकता है। फिर उसने गंभीर होकर कहा, मैं सोच रहा था, अगर हम असफल हो गए तो, अगर हम मर गए तो हमारे इस मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा? वो अचानक मुड़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने इंपीरियल प्रेसेप्टर के कंधे पकड़ लिए। मुझे अपने लिंग परिवार के बारे में सोचना है, इटर्नल पीस एम्पायर के बारे में, हमारे इस सुधार के बारे में। इसलिए मैं उसे मार नहीं सकता। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हमारे इस मिशन को एक उत्तराधिकारी चाहिए, कोई जो हमारे बाद इसे आगे बढ़ा सके। मेरे बच्चे इस लायक नहीं हैं, लेकिन वो है। उसने गहरी नजरों से इंपीरियल प्रेसेप्टर को देखा। क्या मैं गलत कह रहा हूं, मेरे डाउ फ्रेंड? इंपीरियल प्रेसेप्टर ने डाउ फ्रेंड शब्द सुना और उसका दिल हल्का सा कांप गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। वो सक्षम है। सब लोग उसे सुधारों का समर्थक मानते थे। उसका पूरा जीवन उसी में समर्पित था। वो एक महान व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके जीवन में भी एक ऐसा पल आया था जब वो कमजोर पड़ गया था, जब उसने हार मानने के बारे में सोचा था। और उस वक्त जिसने उसे संभाला था, वो था उसका सबसे करीबी दोस्त, एम्परर यानफेंग, उसका सच्चा साथी। ये दोस्ती ऐसी थी जिसे कोई और समझ नहीं सकता। दाओ फ्रेंड, ऐसा साथी मिल जाना इस जीवन के लिए काफी था। इंपीरियल प्रेसेप्टर ने दूर देखते हुए शांत स्वर में कहा, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, अंत तक। उधर किन्मू और बाकी लोग उस महल में लौट आए, जो अब स्पिरिचुअल क्यूई और ऊर्जा से लगभग भर चुका था। जैसे ही वो जमीन पर उतरे, उन्होंने देखा महल में पहले से ही कई लोग उनका इंतजार कर रहे थे। मुएर, हमारे साथ ग्रेट रूइंस, वापस चलो। ब्लाइंड अपनी छड़ी के सहारे खड़ा हुआ और तेजी से चिन्मू के पास आया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और दृढ़ आवाज में बोला, बटर, विलेज चीफ, अब और बहस की जरूरत नहीं है। हम अभी तुरंत ग्रेट रूइंस लौट रहे हैं। बटर ने तुरंत उठकर अपने चाकू पीठ पर टांग ली और ठंडी आवाज में बोला, ब्लाइंड, क्या तुम डर गए हो? ब्लाइंड ने तिरस्कार से हंसा, मैं डर गया? मेरी आधी जिंदगी तो कब्र में जा चुकी है, मुझे किस बात का डर? असल में डर तो तुम्हें लग रहा है,
बुचर का चेहरा गुस्से से भर गया, जैसे कोई शेर गरजने वाला हो। मैं कब डरा हूं? ब्लाइंड ने तीखे स्वर में कहा। जब तुम पहले आधे अधूरे इंसान बन गए थे, तब नहीं डरे थे। कीचड़ में पड़े हुए, हाथों के सहारे घिसटते हुए। मैं अंधा जरूर हूं, लेकिन दिल की आंखों से सब देख सकता हूं। मुझे पता है तुम्हारे दिल में कितना डर था। चुप हो जा कमीने ब्लाइंड, तू भी मुझसे बेहतर नहीं था। बटर ने गुस्से में अपने चाकू निकाल लिए और ब्लाइंड ने भी अपनी छड़ी कसकर पकड़ ली। दोनों के चारों तरफ खून जैसी घातक आभा फैलने लगी। चिन्मू तुरंत उनके बीच में कूद पड़ा ताकि वो सच में लड़ाई शुरू न कर दें। तभी पास में लेटे हुए विलेज चीफ ने सिर पकड़ते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, हमेशा साथ रहते हो और अब इस बात पर लड़ रहे हो। फिर उसने बुचर की ओर देखा। ओल्ड बुचर, ब्लाइंड की दूरदर्शिता हमेशा सही होती है। वो मुएर को वापस भेजना चाहता है, उसकी भलाई के लिए। फिर उसने म्यूट की ओर देखा। म्यूट, तुम कम बोलते हो, लेकिन तुम्हारी बातों में वजन होता है। तुम्हारा क्या कहना है? म्यूट लकड़ी के संदूक पर बैठा था। उसने तंबाकू निकाला, जलाया और धुएं का लंबा कश लिया। आ विलेज चीफ ने सिर हिलाया। म्यूट की बात भी सही है। नई पीढ़ी को खुद अपना रास्ता बनाना होगा। हम बूढ़े लोग कब तक जिंदा रहेंगे? क्या हम मुअर को जिंदगी भर बचा सकते हैं? लेकिन ब्लाइंड ने दांत भींचते हुए कहा, मैं उसे हर हाल में गांव ले जाऊंगा। मैं उसके लिए एक लड़की ढूंढूंगा, उसे बच्चा पैदा करने दूंगा ताकि वो एक सामान्य जिंदगी जी सके। उसकी आवाज भारी हो गई। क्यों हम उसे वो सब करने पर मजबूर करें जो तुम सब नहीं कर पाए? तुम्हारे हाथ पैर कट गए और इस बेवकूफ का तो आधा शरीर ही गायब हो गया। उसने चिन्मू की ओर देखा। अगर मोयर भी तुम्हारे रास्ते पर चला तो उसका गला छोड़कर पूरा शरीर ही काट दिया जाएगा। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मोयर, चलो घर चलते हैं। बटर खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में बोल पड़ा, अरे अंधे, तू खुद ही फैसले ले रहा है। क्या तूने किन्मू से उसकी राय पूछी भी है? ब्लाइंड ने बिना जरा भी झिझक के जवाब दिया, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ही उसे पाला है, इसलिए फैसला भी मैं ही करूंगा। इतना कहकर उसने चिन्मू का हाथ पकड़ लिया और उसे बड़े हॉल से बाहर खींचते हुए ले गया। उनके पीछे पीछे सारे फ्लड ड्रैगन्स भी चल पड़े। विलेज चीफ ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ओल्ड बुचर, पीछे मत जाओ, ब्लाइंड खुद समझ जाएगा। बुचर ने सिर हिलाया। उस बूढ़े का गुस्सा मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। सच में बहुत भड़क गया है। उधर हॉल के अंदर हर्मिट चिंग यू ने एक लंबी सांस भरी और वांग मुरान और बाकी लोगों से कहा, ह्यूमन एम्परर ने हमें नीचे बुलाया था डिवाइन ब्रिज को ठीक करने के लिए, स्पेस एल्जेब्रा मॉडल निकालने के लिए। अब काम पूरा हो चुका है तो इटर्नल पीस एम्पायर जैसे मुसीबतों से भरे स्थान पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग मेरे साथ लिटिल जेड कैपिटल वापस चलोगे? लॉन्ग यू और मू छिंगदाई दोनों थोड़े हिचकिचा गए। लॉन्ग यू के मन में वापस जाने की इच्छा तो थी, लेकिन वो पूरी तरह तय नहीं कर पा रहा था। उसकी नजर अनजाने में वांग मुरान पर चली गई। तीनों में सबसे ज्यादा समझदार वही था। मू चिंगदाई का दिल तो इन पिछले महीनों के रोमांच से भर गया था। वो यहीं रहना चाहती थी। कुछ देर चुप रहने के बाद वांग मुरान ने धीरे से कहा, मैं अभी इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर से मिला था। हार्मिट चिंग यू ने भौहें उठाई और वांग मुरान ने आगे कहा, वो अब मुझे पहचानते भी नहीं हैं। हर्मिट चिंग यू ने गहरी सांस ली। वो इंपीरियल प्रिसेप्टर है, वो क्यों याद रखेंगे? वांग मुरान ने दृढ़ आवाज में कहा, वो दुनिया बदलने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। उनकी स्किल्स, पाथ्स और डिवाइन आर्ट्स हर दिन नए स्तर पर पहुंच रही हैं। उनकी तरक्की की रफ्तार तो जैसे किसी देवता जैसी है। अगर मैं लिटिल जेड कैपिटल में बैठकर साधना करता रहूं तो चाहे 100 गुना मेहनत कर लूं, फिर भी इस जिंदगी में उनसे आगे नहीं निकल पाऊंगा। और वो खुद भी बेहद मेहनती हैं। हर्मिट चिंग यू ने पूछा, तो तुम यहीं रहना चाहते हो? वांग मुरान ने झुककर कहा, हां, मैं इस बदलते युग का हिस्सा बनना चाहता हूं। इटर्नल पीस। इंपीरियल प्रिसेप्टर के 3 सोर्ड फॉर्म्स, ह्यूमन एम्परर, चिन का 6 डायरेक्शंस, प्राइमोर्डियल स्पिरिट, सनशॉट डिवाइन कैनन और नए मीटियोरोलॉजिकल डिवाइन आर्ट्स। ये सब दिखाता है कि दुनिया बदल रही है। अगर मैं पीछे रह गया तो जब मैं उनसे बदला लेने जाऊंगा वो मुझे पहचानेंगे तक नहीं। यह सुनकर हर्मिट चिंग यू का दिल भारी हो गया। ठीक है, तुम यहीं रहो। चिंगदाई, लॉन्ग यू, तुम दोनों। मू चिंगदाई मुस्कुराई। मैं भी रुक रही हूं ताकि लिटिल जूनियर ब्रदर का ख्याल रख सकूं। लॉन्ग यू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, जब जूनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर दोनों रुक रहे हैं तो मैं भी उनके साथ रहूंगा। हार्मिट चिंग यू ने सिर पकड़ लिया। ठीक है,
सीनियर ब्रदर यूहे, चलो वापस चलते हैं। तीनों पुराने अमर उठे। विलेज चीफ, म्यूट और बुचर को नमस्कार किया और आसमान में उड़ते हुए चले गए। आसमान में उड़ते हुए हर्मिट चिंगयू ने कहा, मुझे इन तीनों की चिंता है, तुम लोग पहले वापस जाओ, मैं छिपकर इन पर नजर रखूंगा। यूहे ने तुरंत कहा, सम्राट ने एक देवता को मार दिया है, इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। अगर तुम रुके तो तुम भी इसमें फंस सकते हो। हार्मिट चिंगयू मुस्कुराया, चिंता मत करो, मेरा सांसारिक मोह बहुत पहले खत्म हो चुका है। इतना कहकर वो गायब हो गया। इधर चिनमू ड्रैगन कीलिन की पीठ पर बैठा हुआ था और ब्लाइंड पैदल अपनी लाठी के सहारे ग्रेट रूइंस की ओर बढ़ रहा था। चिनमू ने उसे ऊपर बैठने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ देर बाद ब्लाइंड अचानक रुक गया। चिनमू ने भी ड्रैगन कीलिन को रोक दिया। सारे ड्रैगन्स भी रुक गए। कुछ पल की खामोशी के बाद ब्लाइंड ने भारी आवाज में कहा, मुएर, ओल्ड बुचर चाहता था कि मैं तुमसे पूछूं, लेकिन मैंने नहीं पूछा। अब पूछता हूं, क्या तुम ग्रेट रूइंस वापस चलना चाहते हो? किनमू हल्का सा मुस्कुराया। अगर ग्रैंडपा ब्लाइंड चाहते हैं कि मैं चलूं, तो मैं चलूंगा। लेकिन अगर मैं कहता कि मैं यहीं रहना चाहता हूं, तो क्या आप मानते? ब्लाइंड ने बिना सोचे कहा, बिल्कुल नहीं। चिनमू ने बात बदल दी। विलेज चीफ ने पूछा था ना कि सूरज, चांद और तारे नकली क्यों हैं? ब्लाइंड ने झल्लाकर कहा, वो खुद उस कसाई से पूछ लेना। दोनों चुपचाप चलते रहे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। क्विनमू ने आग जलाई, खाना बनाया। दोनों ने खाना खाया। खाने के बाद ब्लाइंड ने अपनी बांस की लाठी उठाई और जमीन पर एक गोल घेरा बना दिया। फिर बोला, इस घेरे के अंदर रहना, बाहर मत निकलना। वैसे भी निकल नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे लिए एक दुल्हन चुरा कर लाता हूं। गांव लौटकर शादी करोगे और बच्चे पैदा करोगे। चिनमू के तो होश उड़ गए। ब्लाइंड एक छलांग में आसमान में गायब हो गया। चिनमू दिमाग पकड़कर बैठ गया। दुल्हन चुराएगा, बच्चे पैदा कराएगा। उसने तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, घेरे से एक तेज रोशनी निकली और उसे पीछे धकेल दिया। ये रिस्ट्रिक्शन तो बहुत मजबूत है, लेकिन क्रिपल ने मुझे हेवनली पिल्फरिंग डिवाइन लेग्स सिखाए हैं। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी वो उछलकर वापस गिर गया। फिर उसने अपनी आंखों की शक्ति इस्तेमाल की, 9 हेवंस आइज अवेकनिंग स्किल। उसकी आंखों में फॉर्मेशंस घूमने लगे, लेकिन वो इस घेरे को समझ ही नहीं पा रहा था। ये तो बहुत खतरनाक है। उसने सन एंड मून जेड आइज के बारे में सोचा, लेकिन घेरा इतना छोटा था कि वो उनका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था। फिर उसने ड्रैगन किलिन और बाकी ड्रैगन्स को बुलाया और एम्प्रेस डिस्क निकालकर फ्लूट बजाई। सारे फ्लड ड्रैगन्स घेरे पर टूट पड़े, लेकिन घेरा टूटने के बजाय हर बार खुद को फिर से बना लेता। चिनमू बेबस हो गया। अब उसके पास बस इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उधर आसमान में सनशॉट डिवाइन कैनन धीरे धीरे राजधानी की ओर लौट रहा था। उसके ऊपर खड़े एम्परर यानफेंग उस जलते हुए पिल फर्नेस को देख रहे थे और उनके दिल में दर्द हो रहा था। उनकी नजरों में वो दवाइयां नहीं, बल्कि सोने के ढेर जल रहे थे। इतनी दौलत जलती देख उनका दिल कांप उठा। तभी अचानक एक परछाई बिजली की तरह बैटरी के पास से गुजरी और गायब हो गई। एम्परर यानफेंग चौंक पड़े। क्या तेज रफ्तार है! इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर पास आए, दूर देखते हुए बोले, लगता है वही अंधा बूढ़ा है जिसने हाई हेवंस के देवताओं से लड़ाई की थी। शायद वही पुराना स्पीयर गॉड है। एम्परर यानफेंग ने अफसोस से कहा, काश वो मेरे लिए काम करता। आधी रात बीतने के बाद वही परछाई फिर वापस लौटी। इस बार जब वो गुजरी, एम्परर यानफेंग ने गौर से देखा और हैरान होकर बोले, अरे, ये स्पीयर गॉड एक बड़ा सा बोरा क्यों उठाए हुए है? इंपीरियल प्रिसेप्टर भी थोड़ा उलझन में पड़ गए। पता नहीं, इन दुनियावी लोगों के बाहर रहने वाले एक्सपर्ट्स के शौक भी अजीब होते हैं। कल्ट मास्टर चिन के घर के बुजुर्ग भी कुछ कम अजीब नहीं हैं। सुबह होते होते वे राजधानी के बाहर पहुंच गए। जैसे ही बैटरी नीचे उतरी, महल के गार्ड्स दौड़ते हुए आए और घुटनों के बल बैठ गए। महाराज, बड़ी समस्या हो गई है। कल रात छठी राजकुमारी को एक लाठी वाला बूढ़ा उठाकर ले गया। एम्परर यानफेंग सन्न रह गए। लाठी वाला बूढ़ा? इंपीरियल प्रिसेप्टर? क्या वो स्पीयर गॉड? उधर चिनमू की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसी वक्त ब्लाइंड भी वापस आ गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा बोरा था और उसमें से एक लड़की की आवाज आ रही थी, फैटी पिग, इधर आ, अपना असली रूप दिखा। ब्लाइंड ने ड्रैगन किलिन को बुलाया और उसे उसके विशाल असली रूप में बदल दिया। 120 गज लंबा भयानक जीव। उसने बोरा उसकी पीठ पर रख दिया, फिर अपनी बांस की लाठी से घेरा मिटाया और मुस्कुराते हुए बोला, मुएर, चलो गांव चलते हैं शादी करने। चिनमू घबरा गया।
ग्रैंडपा ब्लाइंड, जबरदस्ती का प्यार टिकता नहीं। ब्लाइंड हंस पड़ा। टिकेगा जरूर, अगर नहीं टिका तो वापस कर देंगे और दूसरा ले आएंगे। आज तो मजा ही आ जाएगा। फैटी पिग, आगे वाले शहर में रुकना, दुल्हन के कपड़े और फीनिक्स कोरोनेट खरीदना। ड्रैगन क्यूलिन ने हामी भरी और तेज लेकिन स्थिर गति से दौड़ने लगा। चिन्मू ने जल्दी से बोरे को खोला। अंदर से लंबे काले बाल बाहर गिर पड़े और एक जानी पहचानी खुशबू उसकी नाक में आई। बोरा हिला और लिंग युक्स्यू ने अपना सिर बाहर निकाला। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। ब्लाइंड गर्व से खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्विन मू ने तुरंत उसे बाहर निकाला। उसके हाथ पैर सुनहरी रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे। वो हिल भी नहीं पा रही थी। जैसे ही चिन्मू उसका मुंह खोलने लगा, बोरा फिर हिला। और भी कोई है अंदर? अगले ही पल एक और लड़की ने सिर बाहर निकाला। सी यून सियांग। चिन्मू का दिमाग घूम गया। जी ग्रैंडपा ब्लाइंड, आपने 2 लड़कियां उठा ली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बोरा फिर हिला। इस बार एक छोटी सी बच्ची ने सिर बाहर निकाला, बेबस सी नजरों से चिन्मू को देखते हुए। चिन्मू का चेहरा काला पड़ गया। आपने लिंगर को भी उठा लिया? वो जल्दी से उसे भी बाहर निकालने लगा। ब्लाइंड अब भी हंस रहा था। जब मैं प्रिंसेस और सेंटेस को उठाने गया तो ये रास्ते में मिल गई, तो इसे भी उठा लाया। तीनों इंपीरियल कॉलेज में साथ रहती थी, तो सोचा एक ही बार में काम निपटा दूं। आज ही शादी और सुहागरात। बोलो, किसे चुनते हो? क्विन मू ने जल्दी से सी यूनश्यांग और हू लिंगर के मुंह से कपड़े निकाले। हू लिंगर तो खुशी से लाल हो गई। क्या आज ही शादी है? मैं तो अभी तैयार भी नहीं हूं। ब्लाइंड हंस पड़ा। कोई बात नहीं, प्रिंसेस हो, सेंटेस हो या छोटी डीमन फॉक्स, सब ठीक हैं। अगर तीनों से एक साथ शादी करनी है तो वो भी ठीक। मुझे तो बस जल्दी से पोते पोतियां चाहिए। चलो बताओ, किसे चुनते हो? तीनों लड़कियां घबराकर चिन्मू की तरफ देखने लगी। चिन्मू चुप रहा। वो सिर्फ रस्सियां खोलने की कोशिश करता रहा। तभी अचानक रस्सी में से एक सिर निकला और उसने लगभग चिन्मू को काट ही लिया। चिन्मू डरकर पीछे कूद गया। ब्लाइंड हंस पड़ा। ये कोई आम रस्सी नहीं है, ये असली ड्रैगन टेंडन है। किन्मू ने गहरी सांस ली। ग्रैंडपा ब्लाइंड, आप फिर से शरारत कर रहे हैं। अचानक किन्मू ने जोर से कहा, अरे ग्रैनी, आप यहां? ब्लाइंड तुरंत पलटा। बस उसी पल चिन्मू ने हेवनली पिल्फरिंग डिवाइन लेग्स का इस्तेमाल किया और पूरी ताकत से भाग गया। लेकिन ब्लाइंड ने बस अपनी लाठी हवा में हिलाई। अगले ही पल चिन्मू की सारी ताकत खत्म हो गई और वो आसमान से गिर पड़ा। धड़ाम! दूर जमीन पर भारी आवाज गूंजी। ब्लाइंड ने सिर हिलाया। सच में बहुत परेशानी देता है। उसने एक और गोल्डन रोप निकाली जो हवा में उड़ती हुई चिन्मू को बांधकर वापस ड्रैगन किलिन की पीठ पर ले आई। चिन्मू चिल्लाने ही वाला था, ग्रैंडपा ब्लाइंड, जबरदस्ती का प्यार। लेकिन इससे पहले कि वो बोल पाता, ब्लाइंड ने उसके मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया। अब क्विनमू भी तीनों लड़कियों के साथ बंधा पड़ा था। ब्लाइंड खुद से बड़बड़ाया, हर दिन एक लड़की, तो प्यार जरूर टिकेगा। क्या गजब की कॉमेडी और बवाल मच गया है इस एपिसोड में। हमारा किन्मू तो फंस गया है बहुत बुरी तरह। जब ग्रैंडपा ब्लाइंड ने तय कर लिया कि किन्मू को ग्रेट रूइंस वापस जाकर शादी करनी ही पड़ेगी, तो उन्होंने किसी की एक ना सुनी। किन्मू को एक जादुई घेरे में कैद करके वो सीधा निकल पड़े उसके लिए दुल्हन चुराने। और उधर इटर्नल पीस के एम्परर यनफंग को तो भनक तक नहीं लगी कि जब वो सनशॉट डिवाइन कैनन का टेस्ट कर रहे थे, तब उनके ही महल से उनकी बेटी प्रिंसेस लिंग युक्स्यू चोरी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, असली हंसी तो तब छूटी जब किन्मू ने वो बोरी खोली। ग्रैंडपा ब्लाइंड सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 लड़कियों को किडनैप करके ले आए हैं। प्रिंसेस लिंग युक्स्यू, सेंटेस सी यूनश्यांग और बेचारी छोटी सी हू लिंगर भी। और ग्रैंडपा ब्लाइंड की जिद तो देखिए, तीनों से शादी करनी है तो कर ले, पर आज रात ही होगी शादी। किन्मू ने भागने की बहुत कोशिश की, पर ग्रैंडपा ब्लाइंड ने उसे भी एक असली ड्रैगन की रस्सी से बांधकर उसी बोरी में पटक दिया। अगर आपको ग्रैंडपा ब्लाइंड का ये जबरदस्ती शादी वाला खौफनाक और मज़ेदार प्लान पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में बताइए इन तीनों में से किन मुंह की दुल्हन बनने के लिए सबसे सही कौन है।